एपिसोड 281 टू 290। अध्याय 281, सितार की संत स्वर्ग की जादूगरनी की कथा। इसके बाद जियान चेन शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलता और साधना करता रहा। वह अन्य सदस्यों को शायद ही कभी दिखाई देता था और कभी कभार ही किन शियाओं के साथ अभ्यास करता था। उसे लगातार एल्डरवू की याद आती रहती थी, जो अब उसे परेशान करने नहीं आते थे। ऐसा लगता था मानो वे तियानकिन कबीले से गायब हो गए हों और जियान चेन को अब दिखाई ही न देते हों। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। दैत्य कोर की सहायता से जियान चेन ने सफलता प्राप्त कर पी ग्रेट सेंट मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया। इसके बाद जियान चेन ने अपनी नवप्राप्त शक्ति को स्थिर करने और अपने शरीर में मौजूद दैत्य कोर से उत्पन्न सभी छिपे हुए खतरों को दूर करने में काफी समय व्यतीत किया। ये सब हो जाने के बाद उसने एक बार फिर दैत्य कोर के साथ साधना जारी रखी। जल्द ही आधा महीना और बीत गया। तियानकिन कबीले में बहुरंगी पत्थर की खबर का महत्व खत्म हो चुका था, क्योंकि हर कोई इसे भूल चुका था। इसी तरह मिंगडोंग भी निष्क्रिय नहीं रहा और उसने जियान चेन का अनुसरण करते हुए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एक मॉन्स्टर कोर की मदद से अपनी शक्ति को लगन से विकसित किया। 10 दिन बाद सुबह सुबह जियान चेन ने आखिरकार अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मिंगडोंग के पास वाले कमरे को देखते हुए जियान चेन बंद दरवाजे के पीछे भी ऊर्जा का एक छोटा और अस्पष्ट उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। मिंगडोंग इस समय भी साधना कर रहा था। सुबह की ताज़ी हवा में गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने धीरे से कहा, हमें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं। अब कुछ ही दिनों में तियानकिन कबीला जरूर भाड़े के सैनिकों के शहर पर हमला करेगा। कुछ दूरी पर स्थित किन शियाओं के घर को देखते हुए जियान चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आखिरकार वहां जाने का फैसला किया। ये कब होगा, इसकी पुष्टि किन शियाओं से ही करनी थी। जैसे ही जियान चेन किन शियाओं के एकांत परिसर में प्रवेश करने वाला था, द्वार पर खड़े एक गार्ड ने उसे रोक दिया। भाई, क्या किन शियाओ इस समय अंदर है? जियान चेन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा। युवा स्वामी पहले ही प्रशिक्षण मैदान में गए थे, वे अब अपने परिसर में नहीं हैं। गार्ड ने जवाब दिया। इसके बाद जियान चेन प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में जियान चेन कई बार किन शियाओं के साथ प्रशिक्षण मैदान जा चुका था, इसलिए वह उस इलाके के रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही जियान चेन एक बगीचे से गुजर रहा था, पास के एक मंडप से वीणा की मधुर धुन सुनाई दी। मानो उस धुन में कोई जादुई शक्ति हो। उसे सुनते ही ऐसा लगता था मानो उसका हृदय वीणा की धुन के साथ गूंज रहा हो। TL नोट URL। जैसे ही जियान चेन ने वीणा की ध्वनि सुनी, वह अनायास ही चलना बंद करके उस ओर मुड़ा जहां से ध्वनि आ रही थी। उसने देखा कि मंडप में एक महिला सफेद रंग का पाव वस्त्र पहने खड़ी है और उसकी पीठ जियान चेन की ओर है। उसकी सफेद उंगलियां वीणा के तारों पर थिरक रही थीं और मधुर धुनें चारों ओर गूंज रही थीं। मंडप की ओर चलते हुए जियान चेन तेजी से सफेद वस्त्रधारी महिला के पीछे पहुंच गया। उसके काले बाल कंधों से होते हुए पीठ तक लटके हुए थे। सफेद घूंघट से उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए जियान चेन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। महिला के चेहरे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, उसे केवल दिव्य और लगभग दिलकश खूबसूरती के रूप में वर्णित किया जा सकता था। वीणा बजाने वाली महिला तियानकिन वंश की दूसरी बहन थी। पलक झपकते ही उसने गीत बजाना समाप्त किया और जियान चेन की ओर मुड़कर देखा। क्या स्वामी जी को भी वीणा की ध्वनि पसंद है? दूसरी बहन की आवाज़ बहुत सुरीली थी, मानो किसी चिड़िया की तरह मनमोहक हो, जिससे सुनने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। अगर कोई इतना मजबूत न होता तो उसकी आवाज़ सुनकर पागल ही हो जाता। हल्की मुस्कान के साथ जियान चेन ने जवाब दिया, दूसरी बहन की वीणा बजाने की क्षमता वाकई अद्भुत है। हालांकि मुझे वीणा बजाने का तरीका समझ नहीं आता, फिर भी मैं इसकी धुन से मंत्रमुग्ध हो गया। मीठी मुस्कान के साथ उसने कोमल स्वर में कहा, मैं प्रभु की स्तुति के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। जियान चेन मुस्कुराते हुए उससे बोली, दूसरी बहन की वीणा बजाने की कला पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुकी है और किसी अमर गायक के गीत के योग्य है। मैं सचमुच तुम्हारी कला की प्रशंसा करता हूं और मेरा हृदय भी भाव विभोर हो गया। मुझे चारों कलाओं से बहुत लगाव है और मैंने बचपन में इनका गहन अध्ययन किया था, लेकिन मैं अभी भी पूर्णता से बहुत दूर हूँ। हालांकि मेरे वीणा की ध्वनि बहुत सुंदर है, यह मुख्यतः वीणा के कारण ही है। दूसरी बहन ने अपनी कोमल सफेद उंगली से वीणा के एक तार को सहलाते हुए बुदबुदाया, यद्यपि यह वीणा राक्षसी चीख की वीणा की नकल है, इसमें कई महंगी दिखने वाली सामग्रियां लगी हैं। फिर भी इस पवित्र वीणा के भीतर स्वर्ग की जादूगरनी की दिव्य शक्ति समाहित है, इसलिए इस वाद्य यंत्र से निकलने वाला संगीत लोगों की आत्मा को इतना प्रभावित कर सकता है कि वह उसे आत्मसात कर ले। सीथर की संत स्वर्ग की जादूगरनी, जियान चेन ने उलझन में पूछा। दूसरी बहन, आखिर यह स्वर्ग की जादूगरनी कौन है? तियानकिन कुल की दूसरी बहन ने जियान चेन को अजीब नज़र से देखा, फिर राहत भरी नज़र से उसके चेहरे पर भाव आ गए। श्रद्धा भाव से उसने कहा, चूंकि स्वामी जियान चेन यहाँ से बहुत दूर के राज्य से आए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वह वीणा की संत दिव्य जादूगरनी के बारे में न जानती हों। इस राज्य में वह एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, जो वीणा को इतनी भयानक शक्ति से बजाती हैं कि महाद्वीप के विशेषज्ञ भी प्रभावित हो जाते हैं। दिव्य जादूगरनी अपनी वीणा को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिसका बचाव करना असंभव है। उनकी वीणा के प्रभाव में बहुत कम लोग टिक पाते हैं और जब वह इसे बजाती हैं तो संगीत से प्रभावित लोग भ्रम में खो जाते हैं। उनकी वीणा में आत्मा और शरीर को भी मिटाने की क्षमता है, जिससे मृत्यु के बाद व्यक्ति निराकार हो जाता है। स्वर्गीय जादूगरनी की वीणा वादन की क्षमता पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी है। जब वह वीणा बजाती है तो मौसम भी बदल जाता है। किंवदंती है कि 10 वर्ष पूर्व उसने अकेले ही युद्ध के मैदान में वीणा बजाकर 2 राज्यों के बीच युद्ध को रोका था। क्षण भर में ही उसने लाखों सैनिकों को गहरी नींद में सुला दिया था, जिससे वे 3 दिन और 3 रातों के बाद ही जाग पाए थे। दूसरी बहन सचमुच उस दिव्य जादूगरनी की पूजा करती थी। जैसे ही उसने दिव्य जादूगरनी के बारे में बात करना शुरू किया, उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक उठीं। सितार की एक धुन ही 2 पूरी सेनाओं को 3 दिन और 3 रातों तक सुलाने के लिए काफी थी। आखिर ये दिव्य जादूगरनी कितनी भयानक है।
जियान चेन ने अचंभित होकर कहा, स्वर्गीय जादूगरनी की सितार बजाने की क्षमता अद्वितीय है और उनके गीत अमर लोगों के गीतों के समान हैं। दूसरी बहन ने कहा, चूंकि वह चारों कलाओं से प्रेम करती थी, इसलिए उसने बहुत पहले ही स्वर्गीय जादूगरनी को अपना लक्ष्य बना लिया था। आह, स्वर्ग की जादूगरनी सचमुच जादुई है। अगर मौका मिले तो मैं उसके संगीत से परिचित होना चाहूंगा। जियान चेन ने कहा, स्वर्गीय जादूगरनी पहले से ही एक संत हैं, उनसे मिलना आसान नहीं है। दूसरी बहन ने उत्सुकता भरी नजरों से जियान चेन को देखा। श्रीमान जियान चेन, मैंने सुना है कि आप भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। जियान चेन पास ही रखे एक स्टूल पर बैठ गया और बोला, बिल्कुल सही। मैंने भाड़े के सैनिकों की अगली सभा में भाग लेने का फैसला किया है। मैंने स्वयं भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि यह बहुत खतरनाक होता है। अफवाह है कि वहां किसी के जीवित बचने की संभावना लगभग 10% होती है। यहाँ तक कि एक पृथ्वी संत गुरु के भी वहां जीवित रहने की गारंटी नहीं है। लॉर्ड जियान चेन को अपना ध्यान रखना होगा। दूसरी बहन ने कोमल स्वर में कहा, मैं दूसरी सिस्टर को उनकी सलाह के लिए धन्यवाद देती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। दूसरी बहन से थोड़ी देर बात करने के बाद जियान चेन प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने के लिए मंडप से बाहर निकल गया। तियानकिन कबीले का प्रशिक्षण मैदान 200 फीट लंबा एक ऊंचा चबूतरा था। जियान चेन के पहुंचते ही उसने देखा कि किन शियाओ चबूतरे से कूद रहा था, जबकि पांचों गार्ड कप्तान पीले चेहरों के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। एक गार्ड द्वारा दिए गए तौलिए को लेकर किन शियाओ ने अपना पसीना पोंछा और फिर जियान चेन पर हंसते हुए कहा, भाई जियान चेन, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? जियान चेन ने किन शियाओ को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई किन शियाओ, मैं बस ये पूछने आया था कि हम मर्सिनरी सिटी के लिए कब रवाना होंगे। चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं है। भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में अभी 3 महीने बाकी हैं। हम रवाना होने से पहले आधे महीने तक इंतजार करेंगे। किन शियाओ ने कहा। ये सुनकर जियान चेन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, भाई किन शियाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, लेकिन मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। जियान चेन की शक्ति पहले ही शिखर महान संत गुरु स्तर तक पहुंच चुकी थी और भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में निश्चित रूप से पृथ्वी संत गुरु स्तर के कई प्रतिभाशाली योद्धा होंगे। इसलिए भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन से पहले जियान चेन पृथ्वी संत गुरु बनने के लिए आवश्यक सफलता प्राप्त करने तक साधना करना चाहता था। इस तरह भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में जीत हासिल करना उसके लिए और भी आसान हो जाएगा। किन शियाओ ने जियान चेन से यह नहीं पूछा कि वह क्या कर रहा है, बल्कि उसने उसे केवल ये चेतावनी दी कि वह तय समय पर आने का समय न चुके। इस प्रकार जियान चेन अकेले ही एक जादुई जानवर पर सवार होकर वालोरेंट शहर से तियानकिन कबीले को छोड़कर चला गया। जियान चेन कबीले के परिसर से निकल गया है, संभवतः किसी दूर स्थान पर गया है। जाकर एल्डरवू को इसकी सूचना दो। द्वार पर खड़ा एक रक्षक जियान चेन को परिसर से निकलते हुए देखकर अन्य रक्षकों से बोला। एक अलग आंगन में एल्डरवू और उनके लगभग समान उम्र का एक अन्य व्यक्ति एक ही मेज पर साथ बैठे थे। एल्डरवू, आपके वफादार सेवक को कुछ खबर देनी है। अचानक एक पहरेदार आंगन में दौड़ता हुआ सीधे एल्डरवू की ओर बढ़ा। ये सुनकर बुजुर्ग ने गुस्से से पहरेदार की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैं किसी और के साथ शतरंज खेल रहा हूं तो मुझे परेशान करना मना है? बुजुर्ग ने क्रोध से कहा, एल्डरवू, यह एक ऐसा आदेश था जिसे आपने स्वयं हमें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया था। आपने हमें कहा था कि चाहे जो भी समय हो, हमें इसकी सूचना तुरंत देनी है। गार्ड ने कहा। इस पर बुजुर्ग का दिल जोर से धड़कने लगा और उन्होंने गार्ड को आवाज देते हुए कहा, आप अंदर आ सकते हैं, जिससे गार्ड को भीतरी आंगन में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। बूढ़े वो, आखिर इतनी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? क्या ये हमारे शतरंज के खेल के समाप्त होने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? एल्डरवू के बगल में बैठे बुजुर्ग ने पूछा। एल्डर हे, मुझे कुछ अत्यावश्यक काम निपटाने हैं, शतरंज का खेल अभी टालना पड़ेगा। एल्डरवू ने बिना पीछे मुड़े कहा और गार्ड के पीछे पीछे बाहर चले गए। आंगन से निकलते ही एल्डरवू ने पहरेदार की ओर मुड़कर देखा। बिना पूछे ही पहरेदार ने तुरंत जवाब दिया, एल्डरवू, जियान चेन अभी अभी परिसर से बाहर शहर की ओर रवाना हुए हैं। एल्डरवू की आंखें चमक उठी। वह किस दिशा में जा रहा है? शहर के पूर्वी द्वार। अध्याय 282, एक पृथ्वी संत गुरु पर हमला करना। जियान चेन अपने तीसरे दर्जे के जादुई जानवर पर सवार होकर वालोरेंट शहर से निकलकर पूर्व दिशा में सूर्य की दिशा में चल पड़ा। वह लंबे समय से वालोरेंट शहर के भीतर से आसपास के क्षेत्र को देखता आ रहा था, इसलिए 100 किलोमीटर दूर जियान चेन का लक्ष्य वहां की छोटी पर्वत श्रृंखला थी। जियान चेन ने चांगयांग मनो और कारगात अकादमी दोनों से पृथ्वी संत मास्टर बनने की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, इसलिए प्रक्रिया के पीछे के नियम उसे अच्छी तरह से याद थे। हालांकि केवल 10% लोग ही पृथ्वी संत मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल कर पाते हैं, जियान चेन को खुद पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह बाधा जो अधिकांश लोगों को रोकती है, उसके विरुद्ध काम नहीं करेगी। यदि साधना के मार्ग में आने वाली पहली ही बाधा उसे पृथ्वी संत गुरु बनने के प्रयास से डरा दे, तो वह भविष्य में आने वाली कठिन बाधाओं को कैसे पार कर पाएगा? वालोरेंट शहर के पास के मैदानों से गुजरते हुए जियान चेन एक छोटे से जंगल में पहुंचा। उसका तीसरे दर्जे का जादुई जानवर सीटी बजाते हुए और इतनी तेज गति से जंगल में आगे बढ़ता रहा कि कई लोगों के लिए उसका पीछा करना मुश्किल होता। जैसे ही जियान चेन जंगल में दाखिल हुआ, अचानक घनी पत्तियों के बीच से तलवार की ऊर्जा की एक प्रबल मात्रा निकली और जियान चेन की ओर तेजी से बढ़ी। अपने वाहन से तुरंत नीचे उतरते हुए जियान चेन एक तरफ हट गया। तीसरे दर्जे के जादुई पशु के 2 टुकड़ों में बंध जाने से एक भयानक आवाज सुनाई दी। खून की एक धारा हवा में बह निकली और आसपास की घास को खून से रंग दिया। जियान चेन के दाहिने हाथ में संत शक्ति का प्रबल प्रवाह एकत्रित हुआ, जिससे उसने तुरंत प्रकाश पवन तलवार का चांदी का ब्लेड बना लिया। अपनी तलवार ऊर्जा का कुछ अंश उत्सर्जित करते हुए उसने उसे हमले की दिशा में वापस भेज दिया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा अंदर समा गई, उस क्षेत्र की पत्तियां हिल उठीं।
झाड़ियों से एक भूरे रंग का वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर आया और अचानक जियान चेन पर अत्यधिक दबाव पड़ा। अगले ही क्षण उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद तलवार जियान चेन की ओर तेजी से गिरी। एक पृथ्वी संत गुरु, जियान चेन ने मन ही मन सोचा, फिर गंभीर हो गया। बिना किसी झिझक के उसकी प्रकाश पवन तलवार में नीले और बैंगनी रंग की चमक भर गई और उसने उसे बाहर की ओर वार किया। डिंग, दोनों पवित्र तलवारें हवा में टकराईं और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। नीले और बैंगनी रंग की तलवार ऊर्जा के कारण प्रकाशमय तलवार दूसरे व्यक्ति की तलवार पर एक खरोंच पैदा करने में सक्षम रही। दबी हुई चीख के साथ धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ा। चूंकि उसका पवित्र हथियार क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे भी कुछ क्षति पहुंची थी। जियान चेन भी कुछ कदम पीछे हट गया। फिलहाल उसकी ताकत पी ग्रेड सेंट मास्टर स्तर पर थी, जो पहले की तुलना में काफी बेहतर थी, लेकिन फिर भी वह अर्थ सेंट मास्टर से कमजोर था। सिर ऊपर उठाते हुए जियान चेन ने भूरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग को देखा। ठंडी निगाहों से देखते हुए उसने कहा, वो बुजुर्ग तो आप हैं। उस पर अचानक हमला करने वाला तियानकिन कबीले का एल्डवू था। एल्डवू अपने पवित्र हथियार पर हुए नुकसान को देखकर पूरी तरह अविश्वास और सदमे से भर आए थे। ये कैसे संभव है? सिर्फ अपनी ताकत से तुमने मेरे पवित्र हथियार को कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया? एल्डवू हक्का बक्का रह गए। उनकी निगाहें लगातार जियान चेन और उसकी क्षतिग्रस्त तलवार पर टिकी रहीं। बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी देखकर जियान चेन हंस पड़ा। वूजी, ऐसा लगता है कि आप बहुरंगी पत्थर के बारे में भूलने को तैयार नहीं हैं। पत्थर का नाम सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक हैरानी का भाव गायब हो गया और वे फिर से स्पष्ट हो गए। सही कहा, बहुरंगी पत्थर एक सर्वोच्च खजाना है जिसमें अपार शक्ति है। मेरे पवित्र हथियार को आप जिस एकमात्र कारण से नुकसान पहुंचा पाए हैं, वह बहुरंगी पत्थर का ही कमाल है। इस तर्क के साथ बुजुर्ग का चेहरा एक बार फिर शांत हो गया और उन्होंने जियान चेन को घूरते हुए कहा, जियान चेन, मैं तुम्हें दो रास्ते दिखा रहा हूँ। पहला रास्ता यह है कि यदि तुम मुझे बहुरंगी पत्थर दे दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। दूसरा रास्ता यह है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शव से पत्थर ले लूंगा। अब सोच समझकर चुन लो। जियान चेन ठंडी हंसी हंसा। उसे बड़े के विकल्पों का जवाब देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एल्डवू को चिढ़ाते हुए जियान चेन ने खुद ही सवाल पूछा, एल्डवू, क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? बड़े ने चिढ़कर जवाब दिया, जियान चेन, ये सोचना भी मत कि सर्वोच्च खजाने से तुम मुझ जैसे पृथ्वी संत गुरु को हरा पाओगे। पृथ्वी संत गुरुओं और महान संत गुरुओं के बीच उतना ही अंतर है जितना आकाश में होता है। सर्वोच्च खजाना भी उस अंतर को कम नहीं कर सकता। हालांकि बोलते समय भी बड़े की आंखों में भय की झलक थी। क्या? जियान चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक महान संत गुरु द्वारा एक पृथ्वी संत गुरु को कैसे मारा जा सकता है। इन दोनों लोगों को विभाजित करने वाली यह बाधा मैं तोड़ दूंगा। इतना कहकर जियान चेन तुरंत एल्डवू की ओर दौड़ा। हम कितना घमंडी है। मुझे शक है कि तीसरे चक्र के पृथ्वी संत गुरु होने के नाते मैं तुम्हें वश में नहीं कर पाऊंगा। एल्डवू ने एक जोरदार चीख मारी और उनके संत हथियार के भीतर की संत शक्ति विस्फोटित होकर जियान चेन की ओर उड़ गई। नीले और बैंगनी रंग की तलवार की ऊर्जा के कारण जियान चेन की तलवार पहले ही कई गुना मजबूत हो चुकी थी, इसलिए जियान चेन को एल्डवू की तलवार से डर नहीं था। बुजुर्ग को पता था कि जियान चेन का पवित्र हथियार काफी खतरनाक है, इसलिए उन्होंने तलवारों के टकराव से बचने की कोशिश की। तभी उनकी विशाल तलवार ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार से टकराने से बचते हुए उनकी छाती पर वार किया। एक झटके के साथ जियान चेन ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि वह अचानक एक विषैले सांप की तरह दिशा बदल गई। हवा में ही तलवार ने अपना रास्ता बदल लिया और एल्डवू की तलवार का पीछा करने लगी। जियान चेन को यह बात भली भांति पता थी कि एक पृथ्वी संत गुरु को मारना इतना आसान नहीं होता। यदि एल्डवू उसकी तलवार से बच भी जाते तो भी प्रकाश पवन तलवार उनके संत हथियार पर प्रहार कर जाती। ऐसी स्थिति में इससे भारी तबाही मच जाती। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि एल्डवू उसे चकमा नहीं दे पाए, इसलिए अंत में लाइट विंड स्वॉर्ड की नोक एल्डर के सेंट वेपन के चौड़े हिस्से से टकरा गई। डिंग, धातु की खनक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने पलक झपकते ही ब्रॉड स्वॉर्ड को भेद दिया। इस क्षति से बुजुर्ग के पवित्र हथियार और उनके स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा, जिससे उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उन्होंने मुंह भरकर खून थूक दिया। तुरंत पीछे हटते हुए एल्डवू ने जियान चेन से दूर हटते हुए भय से जियान चेन की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण से महान संत गुरु के लिए सर्वोच्च खजाना इतना शक्तिशाली होगा कि वह एक पृथ्वी संत गुरु के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन एल्डर ने पीछे हटने का कोई विचार नहीं किया। अपने मन में उन्हें अब भी विश्वास था कि उनके पास जियान चेन के हाथों से सर्वोच्च खजाना छीनने की पर्याप्त शक्ति है। जियान चेन की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और अपने पीछे केवल अपना एक छोटा सा निशान छोड़ गई, क्योंकि वह भीषण गति से एल्डवू की ओर उड़ गया। पहले से भी ज्यादा गंभीर होते हुए वह जियान चेन के सामने डटकर खड़े रहे और उनके पास अपने चेहरे से खून पोंछने का भी समय नहीं था। जियान चेन के हाथों 2 बार वार झेलने के बाद एल्डवू अपनी तलवार और उसके परिणामों से डरने लगे थे। तलवार का एक ही वार उन्हें घबरा देता था, इसलिए इस लड़ाई में उन्हें अपने सभी विकल्पों पर फिर से विचार करना पड़ रहा था। जियान चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी हल्की पवन तलवार एक धुंधली सी चमक के साथ एल्डवू पर वार करने लगी। एल्डवू पर प्रकाश पवन तलवार की कई आकृतियां वार करती हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे रक्षा के माहिर थे क्योंकि उनके पास पृथ्वी संत शक्ति थी। उनके शरीर के भीतर की संत शक्ति ने पहले ही अविश्वसनीय शक्ति का कवच बना लिया था। नीले और बैंगनी रंग की तलवार शक्ति के सामने संत शक्ति से बना ये रक्षात्मक कवच महज एक सजावट मात्र था और एल्डवू की रक्षा में कोई मदद नहीं कर सकता था। इस समय एल्डवू इतनी तेजी से हिल नहीं सकते थे कि वार से बच सकें, इसलिए जियान चेन की तलवार उनके कंधे पर जा लगी। एक और पल बीतने के साथ ही तलवार तुरंत उनके सीने में और अंदर तक घुस गई। सीने में तीव्र दर्द महसूस करते हुए एल्डवू ने दर्द भरी चीख मारी।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए जियान चेन ने तुरंत अपनी तलवार से एल्डर की गर्दन पर वार किया। खून बहता हुआ एक सिर हवा में उड़ गया। एल्डर वू को जियान चेन ने मार डाला था और उनकी आंखों में अभी भी पछतावा झलक रहा था। उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। वे तीसरे चक्र के पृथ्वी संत गुरु थे और जियान चेन केवल एक महान संत गुरु थे। इसके साथ ही जियान चेन ने धीरे से सांस छोड़ी। एल्डर वू तीसरे चक्र के पृथ्वी संत गुरु थे, इसलिए लड़ाई भले ही तेज गति से हुई हो, लेकिन ये काफी कठिन थी। उनकी शक्ति जिया कबीले के मुखिया से कहीं अधिक थी। एल्डर वू के धड़ से अलग हुए शव के पास पहुंचकर जियान चेन घुटनों के बल बैठ गया और अपना स्पेस रिंग निकाला। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने अंततः एल्डर के शरीर को दफनाने का फैसला किया। वालोरेंट शहर जंगल के करीब था, इसलिए अगर बुजुर्ग का शव मिल जाता तो तियानकिन कबीला आकर जांच करता। इस स्थिति में जियान चेन के लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। एल्डर वू के शरीर को विधिवत दफना दिए जाने के बाद जियान चेन ने युद्ध क्षेत्र को साफ किया और अपनी लड़ाई के कारण हुए सभी नुकसानों को छुपा दिया और अंत में उस क्षेत्र को छोड़ दिया। 4 घंटे बाद जियान चेन पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। अंत में एक विशाल चट्टान पर बैठकर उसने कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत किया। फिर 2 और चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर निकालकर जियान चेन ने साधना शुरू कर दी। इस पर्वत श्रृंखला में एक भी जादुई जीव नजर नहीं आया। जंगली जानवर भी बहुत कम दिखाई देते थे और न ही कोई इंसान। इसलिए जियान चेन शांति से साधना कर सका। जैसे ही जियान चेन ने राक्षसों के मूल तत्वों से उत्पन्न उग्रता को दूर करने का प्रयास किया, उनके भीतर की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। मानो किसी जादुई शक्ति के कारण ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होने लगी और फिर नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं में प्रवाहित हो गई। जैसे जैसे ऊर्जा लगातार जियान चेन के दांतियान में प्रवाहित होती रही और उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड उसे अवशोषित करती रही, तलवार हर गुजरते सेकंड के साथ और भी तेज रोशनी से चमकने लगी। महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु बनने की प्रक्रिया जियान चेन द्वारा पहले ही लिखित रूप में दर्ज और याद कर ली गई थी, इसलिए वह साधना के इस भाग को आसानी से आगे बढ़ा सकता था। एक महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु बनने की यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन थी। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिससे संत शस्त्र अपनी क्षमता से कहीं अधिक ऊर्जा अवशोषित कर लेता था। फिर संत शस्त्र अनेक टुकड़ों में विलीन हो जाता था जो अस्थायी रूप से शरीर में बने रहते थे। इन टुकड़ों के गायब होने से पहले इन्हें पुनः परिष्कृत करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। टुकड़ों को सुदृढ़ और रूपांतरित किया जाता था और अंत में उन्हें फिर से संयोजित किया जाता था। संत शस्त्र एक नए रूप में संघनित हो जाता था, जिससे संत शस्त्र का संपूर्ण रूपांतरण हो जाता था। अध्याय 283 शक्ति में वृद्धि। संत शस्त्र को रूपांतरित करना देखने में तो सरल लगता था, लेकिन वास्तव में ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। यदि व्यक्ति का नियंत्रण अपर्याप्त होता तो संत शस्त्र के टुकड़े शरीर से गायब हो जाते और उसे अपन बना देते। कुछ गंभीर मामलों में जब संत शस्त्र फटता तो ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती कि साधक स्वयं को पीली नदी के किनारे बिना जीवन के पाता। कागज पर यह प्रक्रिया काफी सरल प्रतीत होती थी, लेकिन इस बाधा के कारण कई साधकों को सफलता प्राप्त करने से पहले ही रुकना पड़ा, साथ ही कई साधकों ने अपनी जान भी गंवाए। परिणामस्वरूप महान संत गुरुओं के पृथ्वी संत गुरु बनने की सफलता दर मात्र 10% थी। सफलता प्राप्त करने वाले सभी साधक साधना में निपुण थे और अनेकों के बीच प्रसिद्ध थे। जियान चेन लगातार दानवों के मूल से ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। अंततः उसके दांतियान में स्थित पवित्र हथियार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह स्थिर रूप से कांपने लगा। उसके पवित्र हथियार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि जियान चेन को उसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा था, मानो कोई विशाल हाथी उसे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन बीत गया और जियान चेन झरने के सामने बैठा रहा। उसने 20 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर को पहले ही अवशोषित कर लिया था, इससे पहले कि सेंट वेपन अपनी ऊर्जा अवशोषण क्षमता की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया और विस्फोट के कगार पर था। जियान चेन का शरीर भी अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। उसके शरीर में ऊर्जा का हर प्रवाह इतना तीव्र था कि उसके पूरे शरीर के रोम छिद्रों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि उसके शरीर के आंतरिक अंगों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ रहा था। जियान चेन के हाथ में मौजूद मॉन्स्टर कोर की सारी ऊर्जा अवशोषित हो चुकी थी, इसलिए जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकाला। श्रेणी 5 का मॉन्स्टर कोर गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही दृष्टि से श्रेणी 4 के मॉन्स्टर कोर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही श्रेणी 5 के मॉन्स्टर कोर की ऊर्जा जियान चेन के दांतियान में प्रवेश कर गई, उसका पवित्र हथियार उसे सहन नहीं कर सका और तुरंत फट गया, जिससे उसके दांतियान के भीतर अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। जैसे ही संत हथियार फटा, उसके दांतियान से अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ऊर्जा ने जियान चेन के अंगों और यहाँ तक कि उसकी नसों पर भी जोरदार प्रहार किया, मानो उसके शरीर के भीतर कोई बम फट गया हो। जियान चेन ने दर्द से कराहते हुए मुंह से खून थूक दिया। उसके पवित्र हथियार के फटने से उसके शरीर को अत्यधिक क्षति पहुंची थी। दर्द इतना तीव्र था कि जियान चेन का पूरा शरीर सुन्न हो गया था। यहाँ तक कि उसका सिर भी चकराने लगा था और वह बेहोशी की कगार पर था। इसी कदम के कारण कई पुरुषों को पृथ्वी संत गुरु बनने के मार्ग में अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने होठों को दबाते हुए जियान चेन ने दर्द को सहते हुए जागते रहने की कोशिश की। वह महसूस कर सकता था कि उसके पवित्र हथियार के टूटने से उत्पन्न ऊर्जा उसके मुख्य रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रही है। जियान चेन का दिल जोर से धड़क उठा और उसने अपनी झिझक को दूर कर दिया। हजारों टुकड़े उसकी आत्मा से गहराई से जुड़े हुए थे, इसलिए वह उनमें से हर एक को महसूस कर सकता था। 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर से ऊर्जा को तुरंत अवशोषित करते हुए जियान चेन ने अपनी खोई हुई ऊर्जा की भरपाई करने का प्रयास किया। जियान चेन जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज को पार कर चुका था। अब अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। संत शस्त्र के टुकड़े दांतियान में केवल अस्थायी रूप से ही रहेंगे, वे स्थायी नहीं होंगे। दांतियान में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा खतरनाक दर से कम होती जाएगी और यदि सारी ऊर्जा निकल जाए तो साधक अपंग हो जाएगा।
क्लास 5 मॉन्स्टर कोर से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा उसके दांतयान में प्रवाहित हुई और अंदर जाते ही ऊर्जा उसके पवित्र हथियार के हर एक टुकड़े को भर देगी। उस ऊर्जा की बदौलत न केवल प्रत्येक टुकड़े के भीतर की ऊर्जा फिर से भर जाती, बल्कि ऊर्जा का एक अतिरिक्त भंडार भी उत्पन्न हो जाता जो टुकड़ों को एक बार फिर से परिष्कृत करने का प्रयास करता। परिणामस्वरूप टुकड़ों की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ वे और अधिक मजबूत होते जाते। इस प्रक्रिया के इस चरण में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी और इसलिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर से निकलने वाली अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा जियान चेन के शरीर में उसके रोम छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गई और उसके दांतयान के भीतर एकत्रित होने लगी। आधे दिन के भीतर ही 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। झट से जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से 2 और 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर निकाल लिए। उसके दांतयान के भीतर संत हथियार के टुकड़े हल्की रोशनी से टिमटिमाते रहे, मानो वे प्रत्येक एक छोटा तारा हों। उनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा ने उन्हें एक ब्लैक होल जैसा बना दिया था, क्योंकि वे रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। हालांकि प्रकाश प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ और अधिक तीव्र होता जा रहा था। अर्थ सेंट मास्टर बनने की राह में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां उनकी पिछली सफलताओं से बिल्कुल अलग स्तर की थीं। उन्हें हर कदम को सावधानीपूर्वक और बिना किसी गलती के संभालना था, अन्यथा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। 3 दिन और बीत गए, जिसके परिणामस्वरूप जियान चेन ने 12 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से ग्रहण कर ली। अब प्रत्येक कोर में अपार ऊर्जा संचित हो गई थी, जिससे वह पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया था। अब उनमें चमकते रत्नों के समान रूपांतरित होने की क्षमता आ गई थी, जिससे जियान चेन का दांतयान मानो चमकते तारों का सागर प्रतीत हो रहा था। एक ही विचार से जियान चेन की आत्मा हजारों टुकड़ों में विलीन हो गई और उसने अपने पवित्र हथियार के टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। उसी समय उसके हाथों में मौजूद 2 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर ने उसके दांतयान को लगातार ऊर्जा प्रदान की। उसका दांतयान एक कड़ाही की तरह था और ऊर्जा उस अग्नि के समान थी जिसने टुकड़ों को परिष्कृत और पिघलाने में मदद की। कचा जियान चेन के चेहरे पर एक दरार बनती हुई दिखाई दी, फिर अचानक उसके पूरे शरीर पर कई दरारें पड़ गईं। ये दरारें बहुत तेजी से फैल रही थीं, जिससे उसका पूरा शरीर दरारों से भर गया। अंत में उसकी त्वचा लगभग एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसी हो गई और फिर धीरे धीरे उतर गई। पृथ्वी संत गुरु बनने की कगार पर उनके शरीर में भी परिवर्तन आएगा। पृथ्वी संत गुरु बनना महान संत गुरु बनने से कहीं अधिक गुणात्मक छलांग है। इससे न केवल शरीर मजबूत होगा, बल्कि शरीर की त्वचा भी उतरकर नई त्वचा का निर्माण होगा। पुरानी त्वचा उतर गई और जियान चेन की नई त्वचा सामने आ गई। नई त्वचा शिशु की तरह बेदाग थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। 6 घंटे बाद जियान चेन का शारीरिक रूपांतरण पूर्ण हो गया। उसकी संत शक्ति पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो गई थी, जिससे प्रकाश पवन तलवार एक बार फिर जियान चेन के दांतयान में इस प्रकार तैरने लगी मानो वह कभी टूटी ही न हो। हालांकि उसमें समाहित ऊर्जा की मात्रा पहले से कई गुना अधिक थी, कम से कम 1 दर्जन गुना। ये शक्ति में मामूली वृद्धि नहीं थी, बल्कि गुणवत्ता में एक बहुत बड़ा उछाल था। यदि पहले लाइट विंड स्वॉर्ड के भीतर ऊर्जा की मात्रा पानी के एक बड़े बर्तन के समान थी, तो अब ऊर्जा की मात्रा एक अनंत महासागर के समान है। यदि पहले की ऊर्जा एक छोटी सी आग की तरह थी जो केवल कागज को जला सकती थी, तो अब की ऊर्जा एक भयंकर आग की तरह थी जो स्टील को भी पिघला सकती थी। दोनों की तुलना करना सरासर असंभव था। जियान चेन यही नहीं रुका। ऊर्जा उसके शरीर में लगातार प्रवाहित होती रही और उसके रक्त प्रवाह, अंगों, नसों, ऊतकों और यहाँ तक कि उसके दांतयान में भी एक बार फिर प्रवेश कर गई। पिछला चरण, जिसमें शरीर का रूपांतरण हुआ था, पृथ्वी संत गुरु बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वर्तमान में उनकी संपूर्ण शारीरिक शक्ति को निखारने की यह प्रक्रिया अज़ुलित तलवार विधि के शारीरिक परिष्करण का अभिलेख पद्धति के अनुसार उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए चल रही है। अब तक जियान चेन की संत शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो चुकी थी। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, उसकी शक्ति में एक और उछाल आएगा। अध्याय 284 वापसी। अब पहले से कम 1 दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली जियान चेन की संत शक्ति उसकी त्वचा पर फैलती रही और धीरे धीरे उसके शरीर के प्रत्येक भाग में समाहित हो गई। जियान चेन ने अपने शरीर को पूरी तरह से निखार लिया था, लेकिन उसके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई शारीरिक बदलाव नहीं आया था। अगर वह शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करता, तो उसका शरीर एक ऐसे आकार में बदल जाता जो उसे पसंद नहीं था। वह और भी हट्टा कट्टा हो जाता और इससे जियान चेन की मनचाही शारीरिक बनावट पूरी तरह से बिगड़ जाती। इस तरह का विकास जियान चेन की जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं था। किसी भी तलवारबाज का शरीर गठीला नहीं होना चाहिए। तलवार चलाने वाले को पतला और छरहरा होना चाहिए। इस तरह तलवारबाज के लिए कम से कम शक्ति या गति के साथ किसी भी स्थिति में वार करना अधिक लाभदायक होगा। अज़ुलित तलवार कानूनों में शारीरिक परिष्करण का अभिलेख जिस प्रकार से दर्ज किया गया है, वह तलवार चलाने वाले के लिए सबसे उपयुक्त है जो तलवारबाजी की तरह लड़ता है। इस विधि से न केवल शरीर का आकार बदले बिना उसे मजबूती मिलती है, बल्कि यह शरीर को निरंतर मजबूत बनाती रहती है। जब तक आंतरिक शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है, तब तक पूरा शरीर समग्र रूप से मजबूत होता रहता है। एक ऊर्जा की परत चमकती रोशनी के साथ जियान चेन के शरीर पर लगातार प्रवाहित होती रही। उस रूपांतरण के बाद शुद्ध ऊर्जा जियान चेन के शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित कर गई, जिससे उसके शरीर और रक्त में अपार सुधार हुआ। 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल उसकी अपनी ऊर्जा के बदले किया जाएगा। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि जियान चेन के पास मॉन्स्टर कोर है, इसलिए उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चांगयान हवेली में घटी वह अप्रिय घटना दोबारा नहीं होगी। अपने शरीर को मजबूत और परिष्कृत करने की प्रक्रिया में उसे अधिक समय लगा। 7 दिनों के बाद जियान चेन ने अंततः पूर्ण होने से पहले लगभग 2 दर्जन 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर को अवशोषित कर लिया था।
अब तक वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यदि वह अपने शरीर को और अधिक बढ़ाना चाहता तो उसे अपनी संत शक्ति का उपयोग करके उसे रूपांतरित करना पड़ता। उस विशाल पत्थर की चोटी पर जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी ध्यानमग्न अवस्था से आंखें खोली और अंततः वास्तविकता की दुनिया में लौट आया। कुछ दूरी से एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देने पर उसके कान कांप उठे। अपनी संत शक्ति की गुणवत्ता में आए अभूतपूर्व परिवर्तन को महसूस करते हुए जियान चेन के चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता की मुस्कान आ गई। आज आखिरकार उन्होंने पृथ्वी संत मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली थी, जिससे वे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक बन गए थे। इस समय मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरा अनुमान है कि यह कम से कम 12 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस गति से तो कोई संत भी अपने संत हथियार से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जियान चेन ने अपने शरीर को छूते हुए बुदबुदाया। परिणाम का पता चलने पर उसके चेहरे पर खुशी के भाव छा गए। अपना हाथ बढ़ाते हुए संत शक्ति का एक बड़ा हिस्सा जियान चेन की भुजा की ओर प्रवाहित होने लगा और फिर तेजी से प्रकाश पवन तलवार का रूप ले लिया। जब लाइट विंड स्वॉर्ड जियान चेन के हाथों में प्रकट हुई तो उससे एक तीव्र प्रकाश निकला जो पहले से भी अधिक तीक्ष्ण प्रतीत हुआ। अब प्रकाश पवन तलवार के आकार या आकृति में कोई बदलाव नहीं आया था। चमक बढ़ने के अलावा तलवार में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रकाश को इतनी स्पष्टता से परावर्तित कर रही हो जैसे कोई दर्पण अपने आसपास के क्षेत्र को रोशन करता है। अचानक जियान चेन के हाथ के एक झटके से लाइट विंड स्वॉर्ड तेजी से कांपने लगी। हवा में तलवार के चलने की तेज आवाज के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड से एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी निकली और उसके संपर्क में आने वाली आसपास की सभी घास को तुरंत चूर चूर कर दिया। उसी क्षण जियान चेन की आंखों में तीव्र चमक आ गई और वह अचानक हवा में गायब हो गया। उसका शरीर इतना तेजी से गायब हो गया कि कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। प्रकाश पवन तलवार कई दर्पण प्रतिबिंबों में परिवर्तित हो गई और हवा में फैलते हुए हर दिशा में वार करने लगी। उसकी अविश्वसनीय रूप से तेज गति के कारण खेत में हवा का एक जोरदार झोंका आया। धीरे धीरे हवा की गति बढ़ती गई और उसके कारण कुछ सूखी घास और पत्तियां हवा में उड़ने लगी और जियान चेन के चारों ओर घूमने लगीं। येन लाइट विंड स्वॉर्ड लगातार चीखती हुई आवाज के साथ बजती रही, क्योंकि ब्लेड की विभिन्न दर्पण छवियां अनगिनत तैरते हुए पत्तों पर वार करती रहीं। ये तीव्र गति कुछ समय तक जारी रही, फिर जियान चेन अचानक रुक गया। उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई हवा तुरंत शांत होने लगी। परिणामस्वरूप पत्तों की ऊपर की ओर उठने की गति समाप्त हो गई और वे धीरे धीरे वापस जमीन पर गिरने लगे। ध्यान से देखने पर हर एक पत्ते पर तलवार अक्षर खुदा हुआ दिखाई देता था। हर अक्षर का आकार अलग अलग था, लेकिन हर एक को बेहद खूबसूरत लिखावट में उकेरा गया था। एक भी अक्षर लापरवाही से नहीं उकेरा गया था और किसी भी पत्ते पर कोई बाहरी क्षति नहीं थी। पृथ्वी संत गुरु बनने की उपलब्धि हासिल करने के बाद जियान चेन की तलवार की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। जब वह महान संत गुरु थे तब भी उनकी तलवार इतनी तेज थी कि वे महान संत गुरुओं और यहाँ तक कि पृथ्वी संत गुरुओं को भी आसानी से चुनौती दे सकते थे। नीले और बैंगनी रंग की तलवार शक्ति से वे पृथ्वी संत गुरुओं से अपना बचाव कर सकते थे। पृथ्वी संत गुरु बनने के बाद अगर जियान चेन अब अपनी नीले और बैंगनी रंग की तलवार शक्ति का उपयोग करें तो कोई भी पृथ्वी संत गुरु उनका सामना नहीं कर पाएगा। अपने चारों ओर लहराते पेड़ों के पत्तों को देखकर जियान चेन के चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा था। लाइट विंड स्वॉर्ड को पुनः ग्रहण करने के बाद उसने अपने कपड़े उतारे और ठीक बगल में बने आरामदायक पानी के कुंड में छलांग लगा दी। नहाने के बाद उसने नए कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर तुरंत वहां से चला गया। आधे दिन बाद जियान चेन वालोरन शहर में तियानकिन कबीले के पास लौट आया। कबीले के परिसर के द्वार से अंदर जाते ही उसने किन शियाओ और मिंग डोंग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उन दोनों को उसके लौटने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। भाई जियान चेन, आखिरकार आप लौट आए। लगभग 12 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद मुझे चिंता होने लगी थी। मुझे तो ये भी डर लगने लगा था कि आप भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए समय पर नहीं लौट पाएंगे। किन शियाओ हंसते हुए जियान चेन के पास पहुंचा। जियान चेन, तुमने जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। मिंग डोंग ने शिकायत करते हुए जियान चेन को घूर कर देखा और गुस्से से बड़बड़ाया। जियान चेन ने कुछ पल मिंग डोंग को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मिंग डोंग, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। इतने कम समय में ही तुम महान संत गुरु के स्तर तक पहुंच गए हो। मुझे लगा था कि इसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया। तुम्हारे मॉन्स्टर कोर के सहयोग और मेरे खाली समय की बदौलत मैं पूरा समय साधना में लगा पाया। स्वाभाविक रूप से मेरी साधना सामान्य से अधिक तेजी से प्रगति करेगी। मिंग डोंग ने गर्व भरे चेहरे से कहा। अध्याय 285 प्रस्थान। अचानक किन शियाओ ने हैरानी से सीटी बजाई और जियान चेन को अजीब नजरों से देखने लगा। उसके चारों ओर घूमते हुए किन शियाओ ने कुछ देर जियान चेन का निरीक्षण किया और फिर कहा, भाई जियान चेन, आप केवल कुछ ही दिनों के लिए परिसर से बाहर गए थे, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से बिल्कुल अलग हो गए हैं? इस पर मिंग डोंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और मुझे लगा था कि मैं अकेला ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि भाई किन शियाओ भी यह महसूस कर सकते हैं कि जियान चेन काफी अलग है। दोनों आदमियों की बातें सुनकर जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये बात सिर्फ किन शियाओ ने कही होती तो जियान चेन इसे मजाक समझकर टाल सकता था, लेकिन यहाँ तक कि मिंग डोंग को भी अचानक कुछ बदलाव महसूस हुआ। अब स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी संत मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल करने के बाद ये दोनों भी इसे महसूस कर पा रहे हों? जियान चेन ने मन ही मन सोचा। तभी किन शियाओ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। भाई जियान चेन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतने कम समय में क्या आप कहीं किसी युवती के साथ समय बिताने गए थे? मैंने सुना है कि कुछ पुरुषों में ऐसा अनुभव करने के बाद काफी बदलाव आया है। किन शियाओ ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा। अचंभित चेहरे के साथ जियान चेन ने किन शियाओ को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, किन शियाओ, ऐसी बकवास मत करो।
हंसते हुए किन शियाओ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। भाई जियान चेन, आप काफ़ी असहज लग रहे हैं, क्या मैंने सीधे सीधे सच्चाई पर प्रहार कर दिया? जियान चेन अवाक रह गया। किन शियाओ भले ही काफ़ी ईमानदार और लंबा था, लेकिन जियान चेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह महिलाओं के मामले में इतना माहिर होगा। मिंग डोंग ने गंभीर भाव से जियान चेन की ओर देखा और कहा, जियान चेन, मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत अलग है। हंसते हुए जियान चेन ने कहा, तो फिर बताओ, मुझमें क्या अलग बात है? जियान चेन को ध्यान से देखते हुए मिंग डोंग उसके चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाने लगा जैसे किन शियाओ ने पहले किया था, और अंत में उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुस्कुराते हुए जियान चेन ने कहा, तो फिर बात पक्की हो गई। वैसे भाई किन शियाओ, क्या मर्सिनरी सिटी के लिए हमारी यात्रा की तारीख तय हो गई है? विषय में इस बदलाव के साथ किन शियाओ ने खुद को सीधा किया और कहा, तारीख तय हो गई है। 3 दिन बाद हमारा तियानकिन कबीला और झुया साम्राज्य के भीतर के कई अन्य शक्तिशाली संप्रदाय झुया साम्राज्य के सहयोगी दूसरे राज्य में जाकर उनके स्पेस गेट का उपयोग करेंगे। ओह, भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में भाग लेने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। जियान चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, हालांकि कम से कम 100 लोग जाने वाले हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ दर्जन ही वास्तव में भाग लेंगे। बाकी सब तो सिर्फ अंगरक्षक हैं, ताकि भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के दौरान कुछ गड़बड़ होने पर वे उनकी सुरक्षा कर सकें। किन शियाओ ने कहा। मुलाकात की तारीख तय होने के बाद जियान चेन और किन शियाओ एक दूसरे से अलग हो गए। मिंग डोंग को साथ लेकर जियान चेन अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करके मिंग डोंग ने बैठने के लिए एक कुर्सी उठाई और फिर चिंता भरी निगाहों से जियान चेन की ओर देखा। जियान चेन, भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं है। वहाँ बेहद खतरा होगा और यहाँ तक कि पृथ्वी संत मास्टर्स के लिए भी वहाँ जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? हल्की मुस्कान के साथ जियान चेन ने जवाब दिया, मिंग डोंग, चिंता मत करो। अगर मैं जाने का इरादा रखता हूँ तो मैं स्वाभाविक रूप से जोखिमों को समझता हूँ। भले ही मैं शीर्ष रैंकों में न पहुँच पाऊँ, अपनी जान बचाना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जियान चेन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अतीत में एक महान संत गुरु के रूप में उसकी शक्ति पृथ्वी संत गुरुओं के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। अब जब उसने बाधा को पार कर लिया था और साथ ही संत हथियारों को नष्ट करने वाले नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं की सहायता से, पृथ्वी संत गुरु अब उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं थे। ठीक है, आपको शुभकामनाएं। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा मेरे लिए उचित स्थान नहीं है। हालांकि मेरी शक्ति महान संत गुरु स्तर तक पहुंच चुकी है, फिर भी ऐसे आयोजन में भाग लेने के योग्य होने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। कम से कम मैं आपके साथ भाड़े के सैनिकों के शहर तक चलूंगा। मिंग डोंग जानता था कि एक महान संत गुरु होने के नाते वह इसमें भाग लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। अगर उसने भाग लिया तो वह केवल स्वयं को मृत्यु के मुंह में धकेल रहा होगा। उसके बाद मिंग डोंग जियान चेन के कमरे से चला गया, उसे अपने बिस्तर पर अकेला छोड़कर, ताकि वह खुद को फिर से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे जियान चेन के कमरे में दाखिल हुआ। वह तियानकिन कबीले का मुखिया था। जैसे ही जियान चेन ने कुलपति को देखा, वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं कुलपति को प्रणाम करता हूँ। कुलपिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब वे अंदर आए, फिर अचानक उनकी निगाहें जियान चेन पर टिक गईं और वे चौंक गए। उनकी आंखों में सदमे का भाव था और वे घबराए हुए स्वर में बोले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शियाओ आपकी इतनी प्रशंसा करती है। भाई जियान चेन न केवल बेहद बलवान हैं, बल्कि साधना में भी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। भाई जियान चेन की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होगी, फिर भी आपने इतने कम समय में पृथ्वी संत गुरु बनने की उपलब्धि हासिल कर ली, ये कितना अद्भुत है। जियान चेन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। कुलपिता द्वारा इस खोज की उम्मीद तो थी ही। सफलता प्राप्त करने के बाद उनके पूरे शरीर में ऐसा परिवर्तन आया था कि मिंग डोंग और किन शियाओ, जो दोनों ही उन्हें अच्छी तरह जानते थे, इस बदलाव को पहचान सके। अत्यंत अनुभवी कुलपिता तो इसे तुरंत पहचान लेते। कुलपति किन बहुत दयालु हैं, इस व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी कारण यह सफल हो सका। जियान चेन ने झुककर अभिवादन किया। भाई जियान चेन, चूंकि आपने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, रूपांतरण के बाद आपके शरीर के चारों ओर एक अनोखी शक्ति का वास है। जिसकी दृष्टि तेज हो वह इसे देख सकता है। भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन के दौरान यह आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने एक हाथ में रखी एक छोटी सी किताब निकालते हुए कुलपति ने कहा, यह आपकी उपस्थिति को छिपाने की विधि है। इस विधि को सीखने के बाद आप अपनी उपस्थिति को इस तरह छिपा सकेंगे कि आप पृथ्वी संत गुरु जैसे न दिखें। वास्तव में यह आपकी पूरी शक्ति को छिपा देगा। भाड़े के सैनिकों के शहर में यह निस्संदेह आपके लिए बहुत मददगार होगा। आखिरकार छिपी हुई शक्ति का हर हिस्सा एक और गुप्त रूप का पत्ता है जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। अपनी उपस्थिति छिपाने की विधि पर लिखी इस पुस्तक को देखकर जियान चेन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। धन्यवाद कहते हुए उसने तुरंत कुलपति के हाथों से पुस्तक ले ली। भाई जियान चेन, हम 3 दिन में रवाना हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसे 3 दिन के लिए उधार देता हूँ। उसके बाद कृपया इसे मुझे लौटा देना। कुलपति ने बिना किसी आदरणीय बुजुर्ग के अहंकार के विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, 3 दिनों में मैं किताब जरूर लौटा दूंगा। कुलपति हिचकिचाहट भरे भाव से पास की एक कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने जियान चेन की ओर देखा और कहा, जियान चेन, मैं यहाँ एक निवेदन लेकर आया हूँ, क्या आप उसे सुनेंगे? कुलपति की आवाज़ में झिझक सुनकर जियान चेन ने उनकी ओर देखा और कहा, कुलपति को मुझसे क्या बात करनी है? जब तक मुझ में ये करने की क्षमता है तब तक मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। कुलपिता बेहद गंभीर हो गए और चिंता से उनकी बाहें तन गईं। ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर संयोगवश शियाओ को प्रतियोगिता में कोई परेशानी आती है तो मैं भाई जियान चेन से विनती करता हूं कि जरूरत पड़ने पर मेरे बेटे को बचाने के लिए वह अपनी पूरी कोशिश करें। ये सुनकर जियान चेन हंस पड़ा। कुलपति किन को चिंता करने की जरूरत नहीं है,
किन शियाओ और मैं पुराने दोस्तों की तरह हैं। अगर कुलपति ने मुझसे ये करने का अनुरोध नहीं भी किया होता तब भी मैं ये कर देता। क्या सच में? तो मुझे राहत मिली। भाई जियान चेन, कृपया गुप्त उपस्थिति विधि को जल्दी से समझने की कोशिश करें। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। राहत की सांस लेते हुए कुलपति जल्दी से अपने कमरे से चले गए। 3 दिन जल्दी बीत गए क्योंकि जियान चेन को किन शियाओ ने सुबह सुबह झटपट जगा दिया। फिर मिंग डोंग के साथ तीनों मुख्य आंगन की ओर चल पड़े। जब जियान चेन और बाकी 2 लोग वहां पहुंचे तब तक वहां काफी लोग जमा हो चुके थे। समूह में लगभग आधे 70 साल के बुजुर्ग थे जिन्हें जियान चेन ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके ठीक सामने 4 विशालकाय उड़ने वाले जादुई जीव बैठे थे। देखने से लग रहा था कि ये जादुई जीव तीसरे दर्जे के थे। तियान युआन महाद्वीप में उड़ने वाले जादुई जीव अत्यंत दुर्लभ खजाने थे। उड़ने वाले जादुई जीवों को पकड़ना तो कठिन था ही, साथ ही उन्हें वश में करने का साहस भी बहुत कम लोग करते थे। एक बार सवार हवा में पहुंच जाता तो उसका जीवन उस उड़ने वाले जादुई जीव के हाथों में होता था। अगर वे हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर बेकाबू हो जाते तो शायद एक पृथ्वी संत गुरु भी जीवित न बच पाते। क्या हम किसी उड़ने वाले जादुई जानवर की पीठ पर बैठने वाले हैं? मैंने इससे पहले कभी ऐसे जानवर की सवारी नहीं की है। चारों जादुई जानवरों को देखकर मिंग डोंग उत्साह से चिल्ला उठा। अध्याय 286, ग्रैंड एल्डर। क्या हम किसी उड़ने वाले जादुई जीव की सवारी करने वाले हैं? मैंने पहले कभी ऐसी सवारी नहीं की है। उड़ने वाले जादुई जीवों को देखकर मिंग डोंग उत्साहित हो गया। फिर उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। मैंने सुना है कि उड़ने वाले जादुई जीव अक्सर बेकाबू हो जाते हैं क्योंकि उनका जंगली स्वभाव बाकी सभी जादुई जीवों से कहीं ज्यादा होता है। अगर गलती से भी वो जादुई जीव हमें हवा में से नीचे फेंक दे तो हम सब मर जाएंगे। कुछ ही दूरी पर नीले वस्त्र पहने एक युवक ने मिंग डोंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और फिर उसका उपहास करते हुए कहा, हम कितने काय हो तुम? अगर तुम उड़ने वाले जादुई जानवर की सवारी नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। ये सुनकर मिंग डोंग ने युवक को गुस्से से घूरा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता युवक ने फिर से मुंह खोला, क्या तुम लड़ना चाहते हो? आओ फिर कोशिश करो और मुझे मारो। युवक हद से ज्यादा घमंडी था और मिंग डोंग को अपना प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं समझता था। इतना ही नहीं, उसने जियान चेन को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो मिंग डोंग के ठीक बगल में खड़ा था। आसपास खड़े लोग इस हंगामे को ठंडी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। हालांकि युवक की बातों पर जियान चेन का चेहरा सिकुड़ गया। इस युवक का घमंडी स्वभाव जियान चेन को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठा पाता, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये हटे कट्टे दिखने वाले किन शियाओ थे जो अचानक युवक के ठीक बगल में प्रकट हुए और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तियानलिंग, बदमाश, उसने थूकते हुए कहा। मेरे अच्छे दोस्त को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? मार खाने के लिए तैयार हो। किन शियाओ का हाथ नर्म नहीं था। जब उस युवक को थप्पड़ पड़ा तो वह तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे का वह हिस्सा जहां चोट लगी थी सूजना शुरू हो गया था। किन शियाओ तियानलिंग को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और उसने तुरंत उसके पेट में लात मारी जिससे वह दर्द से कराह उठा। मुंह खोलते हुए किन शियाओ ने कहा, तियानलिंग, तुम बहुत घमंडी हो। मेरे भाइयों को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तियानलिंग ने चुपचाप भय से किन शियाओ को देखा। तियानकिन कबीले में किन शियाओ का उच्च पद था और वह कई लोगों का प्रिय था। वह तो कुलपिता का पुत्र भी था, इसलिए उसे उकसाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। बस करो किन शियाओ, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम और तियानलिंग साथ पले बड़े हो। आखिर वो बाहरी लोगों से दोस्ती क्यों करेगा? क्या ये बाहरी लोग तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और किन शियाओ को घूरते हुए बोला। फिर उसकी नज़र जियान चेन और मिंग डोंग पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाचा। जैसे ही युवक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, वह उसकी ओर ऐसे रेंगने लगा मानो वही उसका रक्षक हो। फिर उसकी दोनों आंखें घृणा से भरी निगाहों से जियान चेन और मिंग डोंग की ओर घूम गईं। इस आदमी को देखकर किन शियाओ ने खुद को तो संयमित रखा, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला। अपने कार्यों को जायज समझते हुए उसने कहा, चाचा तियानजो, आप ये सब क्या कह रहे हैं? जियान चेन और मिंग डोंग मेरे मुन्हाबोले भाई हैं, उन्हें बाहरी कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा मैंने सुना है कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। तियानलिंग बेवजह झगड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था और उसने पहले मेरे भाइयों को नाराज किया। ये पूरी तरह उसकी गलती है, उसे किसी और पर दोष मरने का क्या हक है? एक गहरी सांस लेते हुए उस व्यक्ति ने किन शियाओ की बातों को अनसुना कर दिया और फिर ठंडे लहजे में जियान चेन और मिंग डोंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम दोनों, अभी हम जुया साम्राज्य से विदा होने वाले हैं, कृपया जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। उस व्यक्ति के शब्दों में जरा भी नरमी नहीं थी और उसने उन्हें वहां से चले जाने का आदेश दिया। ये सुनकर जियान चेन और मिंग डोंग दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आदमी ऐसे बोल रहा था मानो स्वयं कुलपति आदेश दे रहा हो। जियान चेन और मिंग डोंग दोनों तियानकिन कबीले में 2 महीने से मेहमान थे। अब भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के शुरू होने में केवल आधा महीना बचा था। अगर वे स्पेस गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इतने कम समय में उनके लिए भाड़े के सैनिकों के शहर तक पहुंचना नामुमकिन था। उस आदमी की बातों से किन शियाओ गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ा, चाचा तियानजो, इसका क्या मतलब है? भाई जियान चेन और मिंग डोंग को तियानकिन कबीले ने हमारे साथ भाड़े के शहर की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है। वे दोनों हमारे कबीले के सम्मानित अतिथि हैं, आप उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? महान अतिथि, उस व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, ये दोनों तियानकिन कुल के महान अतिथि कैसे हो सकते हैं? भतीजे किन शियाओ, बेहतर होगा कि तुम इतने संदिग्ध लोगों को हमारे कुल में न लाओ। तियानकिन कुल वालोरैंड शहर का सबसे बड़ा कुल है, कोई मामूली छोटा मोटा कुल नहीं। ये वह जगह नहीं है जहां तुम शहर के किसी भी निकम्मे व्यक्ति को ला सको।
जियान चेन और मिंग डोंग की ओर देखते हुए उस व्यक्ति ने कहा, समझदारी से काम लो और तुरंत इस जगह से चले जाओ। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें बेवजह समय बर्बाद करना चाहिए। चाचा तियानजो, आप मेरे दोस्तों को शहर के निकम्मे लोग कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? तो क्या आपके पीछे खड़े हुए तीनों लोग रईस हैं? आपके ही शब्दों में कहें तो हमें शहर के निकम्मों को अपने तियानकिन कबीले में नहीं लाना चाहिए। किन शियाओ ने रूखेपन से कहा। अगर कोई और व्यक्ति किन शियाओ से इस तरह बात कर रहा होता तो वह सिरदर्द के साथ उठता। ये बुरा आदमी ऐसा नहीं था जिससे किन शियाओ ज़्यादा बहस कर सके, इसलिए उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे पीछे खड़े ये तीनों भाई मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह के स्तंभ हैं और 20 साल से ज़्यादा समय से मेरे साथ दूर दूर तक यात्रा कर चुके हैं। हमने कई जानलेवा हालातों का सामना किया है और यहाँ तक कि नरक की गहराइयों से भी निकलकर साथ साथ मौत तक दोस्त बने रहे हैं। भला इसकी तुलना उन लोगों से कैसे की जा सकती है जिन्हें तुमने कबीले के बाहर से यूं ही पा लिया? इतना कहकर वह आदमी एक बार फिर जियान चेन की ओर मुड़ा। तो तुम अभी तक नहीं गए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद इस इलाके से निकाल दूं? आसपास के सभी लोग अब उन्हें ध्यान से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि जियान चेन एक मेहमान था, यह अपेक्षाकृत अज्ञात मामला था। किन शियाओ और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर जियान चेन को बहुत कम लोग जानते थे। बोलते बोलते जियान चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर यह कुलपति की इच्छा है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, लेकिन तुम जो भी हो, तुम कुलपति की इच्छा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हो? मुझे जाने के लिए कहने का तुम्हारा क्या अधिकार है? मेरी बात न मानने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत, उस आदमी ने गरजते हुए कहा और फिर उसके हाथ में संत शक्ति की एक लहर सी उठ खड़ी हुई। उसके हाथों में एक चमकदार लाल रंग का ब्लेड प्रकट हुआ जिसे घुमाने पर तापमान आसमान छू जाता था। अपना हाथ रोको। जैसे ही वह व्यक्ति जियान चेन पर वार करने ही वाला था, अचानक एक गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी जिससे सभी लोग मुड़कर तियानकिन कबीले के बैंगनी वस्त्रधारी मुखिया को अपनी ओर आते हुए देखने लगे। कुलपति को गुजरते देख उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने पवित्र हथियार को पुनः ग्रहण कर लिया। भयंकर निगाहों से देखते हुए उस व्यक्ति ने जियान चेन से कहा, मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ, अब तियानकिन कबीले को छोड़कर चले जाओ। जियान चेन की आंखों में ठंडक झलक रही थी और उसके भीतर से धीरे धीरे घातक इरादे झलक रहे थे। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव भी था। वह भली भांति जानता था कि वह व्यक्ति पृथ्वी संत गुरु है और वह भी अग्नि संत गुरु। उसका एक ही प्रहार अत्यंत विनाशकारी होगा, लेकिन फिर भी जियान चेन उसे अपने लिए खतरा नहीं मानता था। मिंग डोंग के चेहरे पर अब भी गुस्से का भाव था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शब्दों से उसे कोई सुखद अनुभूति नहीं हुई, यहाँ तक कि किन शियाओ भी काफी परेशान दिख रही थी। कुलपिता को किन शियाओ को देखते ही समझ आ गया कि अभी अभी क्या घटना घटी है। गुस्से भरी निगाहों से उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, तियानजो, भाई जियान चेन हमारे तियानकिन कुल के सम्मानित अतिथि हैं, आप उनके साथ इतना असभ्य व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तियानजो ने गुस्से से नाक सिकुड़ी और जियान चेन और मिंग डोंग को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बड़े भाई किन भतीजा किन शियाओ का रवैया कब समझ में आएगा? यूं ही इधर उधर घूमकर दो युवा पुरुषों को अपना सम्मानित अतिथि बता रहे हैं। अगर तियानकिन वंश आज के बड़े भाई तियानमिंग के नेतृत्व से अलग होता तो हम किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने वंश में प्रवेश नहीं देते। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि हमारा तियानकिन वंश किसी कारणवश दो बाहरी लोगों को अंतरिक्ष द्वार से मर्सिनरी सिटी में ला रहा है। बड़े भाई किन, क्या आपको अंतरिक्ष द्वार का उपयोग करने की भारी कीमत का एहसास नहीं है? चुप रहो। कुलपिता का चेहरा गंभीर हो गया। तियानजो, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तियानजो, लगता है बाहरी दुनिया में रहने से तुम पहले से भी ज्यादा संकीर्ण सोच वाले हो गए हो। भाई जियान चेन हमारे तियानकिन कुल के सम्मानित अतिथि हैं। हमारे अतिथि के साथ इस तरह का व्यवहार करने से हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी ही। जल्दी करो और भाई जियान चेन से तुरंत माफी मांगो। कुलपिता क्रोधित होकर चिल्लाए, जैसा बाप वैसा बेटा, मुझसे अगली पीढ़ी से माफी मांगने की उम्मीद कर रहे हो? ये तो बस कोरी कल्पना है। तियानजो ने घमंड से कहा, मानो वह कोई महान और शक्तिशाली कुल का मुखिया हो। उसने कुलपिता को कतई कोई सम्मान नहीं दिया। इतना कहकर वह हवा में उछला और उड़ने वाले जादुई जानवरों में से एक की पीठ पर जा गिरा। फिर उसके पीछे के तीनों आदमी भी उसी तरह उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर जा गिरे। तियानजो को दूसरों के प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते देख तियानकिन वंश के मुखिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गुस्से से उनकी छाती जोर जोर से फूलने लगी, जिससे पता चलता था कि वे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। किन शियाओ जियान चेन के पास गया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, ये आदमी तियानजो चाचा हैं। ये तियान परिवार के सदस्य हैं और तियानकिन कुल में इनका पद मेरे पिता के लगभग बराबर है। ये कई वर्षों से बाहरी दुनिया में घूम रहे थे और 2 दिन पहले ही कुल में लौटे हैं। लगता है कि इन्हें आपसे कोई बड़ी शिकायत है। आगे आपको सावधान रहना होगा क्योंकि ये पृथ्वी संत गुरु हैं। जियान चेन ने सिर हिलाकर कहा, मैं सावधान रहूंगा। ठीक उसी क्षण काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति आकाश से नीचे उतरे और किसी तरह जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में तैरने लगे। फिर उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। हमें महान बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही सबने इस बुजुर्ग को देखा, कबीले के सभी लोग गहरे प्रणाम करने लगे। यहाँ तक कि उड़ने वाले जादुई जानवर पर बैठा तियानजो भी तुरंत उठकर आदरपूर्वक प्रणाम करने लगा। एक स्वर्ग संत गुरु। तैरते हुए बुजुर्ग को देखकर जियान चेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस तियानकिन कबीले में अप्रत्याशित रूप से एक स्वर्ग संत गुरु मौजूद था। बुजुर्ग ने तियानकिन कबीले के मुखिया और तियानजो दोनों को देखा, फिर पास खड़े किन शियाओ की ओर मुस्कुराते हुए देखा। जैसे ही उनकी नज़र जियान चेन पर पड़ी, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। सांस छोड़ते हुए बुजुर्ग की निगाहें एक बार फिर जटिल हो गईं। खुशी के साथ साथ पछतावा भी झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक उत्सुक उम्मीद भी दिखाई दे रही थी जिससे लोग भ्रमित हो रहे थे। तियानजो, किन यिशिंग,
बुजुर्ग बोला, मैं ग्रैंड एल्डर के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कुलपति और तियानजोऊ दोनों ने एक साथ कहा, तियानकिन वंश की सबसे प्राचीन शिक्षाएं जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं आप दोनों को समझनी चाहिए। यदि आप दोनों तियानकिन वंश को विभाजित करने का प्रयास करते हैं तो आप दोनों को गंभीर दंड भुगतना पड़ेगा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जब उन दोनों ने ये शब्द सुने तो उनके हृदय भय से कांप उठे। महामहिम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करते हैं और तियानकिन वंश की भावनाओं की रक्षा करेंगे। कुलपति ने कहा। तियानजोऊ ने सिर झुकाकर कहा, मैं तियानजोऊ पूर्वजों की शिक्षाओं का सम्मान करता हूं और कुल की भावनाओं की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या सब लोग यहाँ हैं? सभी लोग यहाँ हैं महापुरुष। कुलपति ने तुरंत कहा, तो चलिए अब हम चलते हैं। डॉट 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 डॉट। उसके बाद सभी लोग उड़ने वाले जादुई जानवर की पीठ पर चढ़ गए। हर जानवर पर दर्जनों लोग सवार थे, कुल मिलाकर प्रति जानवर 40 लोग थे। मिंगडोंग और जियानचेन दोनों एक ही जादुई जानवर पर बैठे थे, उनके साथ साथ अन्य लोग भी उसकी पीठ पर ठीक बगल में बैठे थे। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए उड़ने वाला जादुई जानवर तुरंत हवा में उड़ गया और उसकी गति बढ़ने लगी। तियानकिन कबीले के महापुरुष उसके पीछे पीछे चलने लगे, मानो वे स्वयं उनकी यात्रा की निगरानी कर रहे हों। अध्याय 287 अंतरिक्ष द्वार। उड़ने वाला जादुई दानव तेजी से कई किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ गया और ग्रैंड एल्डर उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। वे वहां इसलिए थे ताकि अगर कोई उड़ने वाला जादुई दानव बेकाबू हो जाए तो वे सबकी रक्षा कर सकें। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता था, फिर भी इन सवारों में से अधिकांश तियानकिन कबीले के सदस्य थे और कबीले का भविष्य थे। ग्रैंड एल्डर किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो। एक उड़ने वाले जादुई जानवर पर बैठे जियानचेन के चेहरे पर काफी भाव थे। उनके मन में बार बार हुआ यून संप्रदाय की याद आ रही थी जिसने उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उस समय चांगबाई ही वह व्यक्ति था जिसने उड़ने वाले जादुई जानवर को लो सिटी से भगाया था। फिर उसे अपनी बेहद प्यारी माँ भी यूनटियन और अपनी सुंदर फूल जैसी दूसरी बहन चांगयांग मिंग्युए की याद आई। साथ ही उसके बलवान बड़े भाई चांगयांग हो और परिवार के मुखिया सदा गरिमा में पिता चांगयांग बा भी याद आए। इन सभी की छवियां अचानक जियानचेन के मन में चमक उठी, साथ ही चांगयांग हवेली में बिताए समय की कुछ और यादें भी। हुआ यून संप्रदाय। जियानचेन ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें गेसुन साम्राज्य से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दुर्भाग्यवश हुआ यून संप्रदाय का साम्राज्य में इतना दबदबा था और उनके सदस्यों में कम से कम 2 स्वर्ग संत गुरु शामिल थे। इसी वजह से गेसुन साम्राज्य का शाही परिवार भी उनकी मदद करने में असमर्थ था और चांगयांग वंश भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हुआ यून संप्रदाय, बस मेरे लौटने का इंतजार करो, मैं जियानचेन इस हिसाब को चुकाने के लिए वापस आऊंगा। इन वर्षों ने मुझे बेघर और भटकने वाला बना दिया है, ये कर्ज मैं तुम्हें चुकाऊंगा। जियानचेन की आंखों में भयानक शक्ति की चमक थी। वह जानता था कि जब तक वह पृथ्वी संत गुरु था और उसके साथ तलवार आत्माएं थीं, कोई भी पृथ्वी संत गुरु उसे धमकी नहीं दे सकता था, लेकिन स्वर्ग संत गुरुओं के विरुद्ध जियानचेन को मुश्किल होगी। पृथ्वी संत गुरु के स्तर के बाद प्रत्येक स्तर अनंत सागर को पार करके एक नई ऊंचाई प्राप्त करने जैसा था। यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान था और इसका वर्णन करना सरल नहीं था। स्वर्ग संत गुरु के भीतर संत शक्ति की मात्रा अत्यंत प्रबल होती है। वे इसका उपयोग करके कई किलोमीटर तक हवा में उड़ सकते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होती। केवल लंबी और भीषण लड़ाई के बाद ही उनकी संत शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। जियानचेन उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर बैठा रहा। हवा उसके कानों के पास से ऐसे गुजरी जैसे बिजली कड़क रही हो, जिसकी आवाज सभी के कानों को प्रभावित कर रही थी। रास्ते में कुछ ही दूरी पर जादुई उड़ने वाले जीवों पर सवार कई समूह दिखाई दिए। ये सभी लोग जुया साम्राज्य के शक्तिशाली सदस्य थे और प्रत्येक प्रमुख समूह के पीछे सुरक्षा के लिए एक स्वर्ग संत गुरु चल रहे थे। इन स्वर्ग संत गुरुओं और तियानकिन कबीले के महागुरु ने एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया, मानो वे अच्छे मित्र हों, और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। भाड़े के सैनिकों के शहर जाने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति के पास उड़ने वाले जादुई जानवर तक पहुंच नहीं थी। जमीन पर बहुत नीचे अनगिनत समूह जादुई जानवरों पर सवार होकर या पैदल बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे थे। प्रत्येक समूह में 100 से अधिक लोग थे और उनके पीछे उड़ती धूल से ऐसा लग रहा था मानो नीचे कोई विशालकाय मिट्टी के रंग का अजगर हो। आधे दिन बाद आखिरकार सभी लोग जुया साम्राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। एक और दिन बाद वे अंततः दाजोऊ साम्राज्य नामक उस राज्य में पहुंचे जहां अंतरिक्ष द्वार था। मैंने अपने पिता को यह कहते सुना है कि एक समय दाजोऊ साम्राज्य अपने स्वर्ण युग में था, जब उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह 3 महान साम्राज्यों का मित्र बन गया था। उस समय अंतरिक्ष द्वार को राज्य के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्षक ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि राज्य के रक्षक के जाने के बाद दाजोऊ साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा और अंततः आज की तरह एक गुमनाम और छोटा सा साम्राज्य बन गया। केन शियाओ ने जियानचेन को समझाया। जियानचेन एक शक्तिशाली साधक की असीम शक्ति को देखकर केवल आह भर सकता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक शक्तिशाली साधक के चले जाने के बाद एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य भी धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। दाजोऊ साम्राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन उसका क्षेत्रफल उतना ही रहा। उड़ने वाले जादुई जीवों को दाजोऊ साम्राज्य के शाही शहर तक पहुंचने में दिन का काफी समय लग गया। जादुई पशुओं पर सवार लोगों की फुसफुसाहट शहर के पास पहुंचते ही तेज होने लगी। जियानचेन ने देखा कि उनके पीछे कम से कम 10 स्वर्ग संत स्वामी एक साथ उड़ रहे थे। इसके अलावा एक और स्वर्ग संत स्वामी उड़ने वाले जादुई पशु पर सवार था, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था। ये लोग अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से थे, जहां वे सत्ता के अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनमें से हर एक मर्सिनरी सिटी जाने की योजना बना रहा था। तियानकिन कबीले के समूह को महापुरुष द्वारा शाही महल के बाहर ले जाया गया। फिर एक कवचधारी व्यक्ति ने महापुरुष का सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और सभी को विश्राम के लिए एक प्रांगण में ले गया।
अंतरिक्ष द्वार 2 दिनों में खुल जाएगा, इन अगले 2 दिनों में आप निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर मत भटकना। यह अभी भी दाजोहू साम्राज्य का शाही महल है, यदि आपने कोई गड़बड़ी की तो कुल आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जाने से पहले ग्रैंड एल्डर ने सबको चेतावनी दी। तियानजोहू ने जियान चेन को गुस्से से घूरा, फिर नाक सिकोड़कर कमरे से बाहर चला गया। हालांकि वह जियान चेन को सबक सिखाना चाहता था, पर वह भी जियान चेन की तरह शाही महल में था, इसलिए अब वह कोई मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किन शियाओ जियान चेन के पास गई और कुछ चिंता के साथ बोली, जियान चेन, तियानजोहू भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में भाग लेगा, अगर तुम उससे मिलो तो कृपया सावधान रहना। जियान चेन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अगले 2 दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि तियानकिन वंश के सभी सदस्यों ने शाही महल द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रांगण में विश्राम करते हुए संयम बरता। अनावश्यक परेशानी के डर से उनमें से एक भी प्रांगण से बाहर नहीं निकला। यद्यपि दाजोहू साम्राज्य की प्रगति रुकी हुई थी, फिर भी वह अन्य राज्यों को भयभीत करने में सक्षम था। 2 दिन बाद तियानकिन वंश के लोग महापुरुष के पीछे पीछे प्रांगण से बाहर निकले और महल के विशाल मंडपों के बीच से होते हुए अंत में एक बड़े भूखंड के सामने आकर रुक गए। यहाँ पहले से ही काफी संख्या में लोग जमा थे। कम से कम 1000 से अधिक पुरुष इस मैदान में घनी आबादी में एकत्रित थे। जियान चेन ने अपना सिर झुकाया। वह धुंधला सा एक भारी घेरे वाले क्षेत्र को देख सकता था, जो लगभग 100 मीटर की परिधि में फैला हुआ था और जिसके ठीक सामने बहुत सारे लोग रुके हुए थे। मैंने सुना है कि राज्य के रक्षक ने कई साल पहले इस अवरोध को छोड़ दिया था। यह इतना विशाल है कि इतने वर्षों बाद भी कोई इसे भेद नहीं पाया है। अफवाहें कहती हैं कि जब दाजोहू साम्राज्य युद्ध में उलझा हुआ था, तब एक संत शासक ने चुपके से दाजोहू साम्राज्य में प्रवेश किया ताकि इस अवरोध पर हमला करके अंतरिक्ष द्वार को छीन सके। दुर्भाग्यवश अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह अवरोध को जरा भी क्षति नहीं पहुंचा सका और हार मानकर पीछे हट गया। दाजोहू साम्राज्य का रक्षक अत्यंत शक्तिशाली था। वह लंबे समय से तियान युआन महाद्वीप के शिखर पर विराजमान था। उसके द्वारा बनाए गए अवरोध किसी भी संत शासक के लिए अभेद्य थे। मैंने सुना है कि दाजोहू साम्राज्य के रक्षक ने बहुत समय पहले सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया था। जब वे गायब हुए तब वे शायद अंतिम बाधा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि कई 100 साल बीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि वे उस सफलता को प्राप्त करने से पहले ही पराजित हो गए थे। राज्य के अद्वितीय रक्षक ने बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिया है। कितना दुखद है। इस तरह के विशेषज्ञ का इस दुनिया से चले जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके आसपास के सभी लोग आपस में उस अवरोध के बारे में बातें करने लगे। उनमें से कई लोग उस अवरोध को आदर और श्रद्धा से देखते हुए आहें भरते रह गए। एक संत शासक भी इस बाधा को तोड़ नहीं सका, तो दाजोहू साम्राज्य का रक्षक कितना शक्तिशाली रहा होगा। एक व्यक्ति ने अविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा। अचानक पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई, मानो सबने एक साथ अपने मुंह बंद कर लिए हों। सन्नाटे के बाद सफेद वस्त्र पहने 5 बुजुर्ग अचानक आकाश से शान से नीचे उतरे। इससे जियान चेन को ऐसा लगा मानो ये अमर लोग नश्वर लोक में अवतरित हुए हों। ये 5 बुजुर्ग अवरोध पर स्थित 5 अलग अलग बिंदुओं पर गए, जिसके बाद जमीन पर 5 तारों का एक समूह तेजी से चमकने लगा। इस समय बीच में बैठे एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, पिछली बार मिले हुए 50 साल हो गए हैं। आज हम एक बार फिर मिल रहे हैं और आगे हम एक गुप्त विधि का उपयोग करके स्पेस गेट की बाधा को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। इसके बाद सभी लोग मर्सिनरी सिटी की यात्रा कर सकेंगे। स्पेस गेट का उपयोग करने का तरीका सभी को ज्ञात होना चाहिए, इसलिए हम इसे समझाने में और समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद 5 बुजुर्गों ने अवरोध को खोलना शुरू कर दिया। एक एक करके मनुष्य धीरे धीरे अंतरिक्ष द्वार नामक विशाल ऊर्जा तरंग में आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते वे सब आंखों से ओझल हो गए। जल्द ही तियानकिन कबीले की बारी आ गई। इस समय जियान चेन अंततः उस अंतरिक्ष द्वार को देख सका जो पहले अवरोध के कारण छिपा हुआ था। अंतरिक्ष द्वार 3 मीटर ऊंचा था और उसके चारों ओर प्रवाहित ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह आसपास के अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी। वह क्षेत्र अस्थिर प्रतीत हो रहा था और रहस्यमय चमक के साथ तीव्र किरणों में प्रकाश फैल रहा था। स्पेस गेट के नीचे एक रहस्यमय मैट्रिक्स था, जिसके कुछ बिंदुओं पर कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मौजूद थे। इन मॉन्स्टर कोर के प्रत्येक आपूर्ति बिंदु ने स्पेस गेट के खुलने पर उसे सहारा दिया था। यह एक प्रकार का पोर्टल था जो किसी को अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देता था और 2 अलग अलग स्थानों को जोड़ता था, और इसका उपयोग अथाह महासागर को पार करने के लिए किया जा सकता था। अध्याय 288 भाड़े के सैनिकों के शहर में आगमन। स्पेस गेट इस्तेमाल के लिए खुला था, लेकिन यह मुफ्त नहीं था। हर व्यक्ति को कुछ क्लास 5 मॉन्स्टर कोर सौंपने पड़ते थे। हालांकि संख्या अलग अलग होती थी, लेकिन औसतन हर व्यक्ति अंत में केवल एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर ही सौंपता था। इस तरह की प्रवेश कीमत को देखते हुए ब्लू विंड किंगडम के जिया कबीले और तियानहुआ संप्रदाय के लिए इसे चुकाना मुश्किल होता, लेकिन यहाँ विभिन्न राज्यों के कई विशेषज्ञ स्वर्ग संत गुरुओं के साथ एकत्रित हुए थे। कुछ 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर उनके लिए कोई महंगी चीज नहीं थी। तियानकिन कबीले के 40 आदमी साथ थे, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा तो सिर्फ यात्रा के लिए अंगरक्षक थे। इसलिए सच में भाड़े के सैनिकों के शहर जाने वाले लोगों की संख्या केवल 10 के आसपास ही थी। ग्रैंड एल्डर समूह को स्पेस गेट तक ले गए और अपने पीछे मौजूद लोगों पर एक नजर डाली, फिर पहरा दे रहे हेवन सेंट मास्टर को कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर सौंपते हुए कहा, यहाँ कुल 9 आदमी हैं और हमारे पास भी 9 मॉन्स्टर कोर हैं। दाजोहू साम्राज्य के स्वर्ग संत गुरु ने मुस्कुराते हुए दानवों के मूल तत्वों को ग्रहण किया और कहा, आप प्रवेश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपकी प्रतियोगिता संतोषजनक होगी। ग्रैंड एल्डर ने स्वर्ग संत गुरु से कुछ और विनम्र शब्द कहे और फिर अंतरिक्ष द्वार से होकर गुजर गए। एक ही कदम में वे तियान युआन महाद्वीप के दूसरी ओर हजारों मील की दूरी तय करने में सक्षम हो गए। इसके बाद जियान चेन और मिंगडोंग बारी बारी से किन शियाओ के पीछे पीछे स्पेस गेट से गुजरे। ग्रैंड एल्डर, तियानजुओ और उनके 3 भाड़े के सैनिकों मिंगडोंग, जियान चेन और किन शियाओ के अलावा एक और गंभीर दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने काला चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कभी मुस्कुराया ही न हो।
उसकी दोनों आंखें बेहद ठंडी थीं और उनमें एक खतरनाक चमक थी। जियान चेन, उस आदमी का नाम किन जू है। हालांकि वह तियानकिन वंश का सीधा वंशज नहीं है, वह बाहरी दुनिया से आया एक परित्यक्त शिशु था जिसे मेरे पिता ने गोद लिया था। बाहर से वह ठंडा और उदासीन दिखता है, लेकिन तियानकिन वंश द्वारा पाले पोसे जाने के कारण उसका दिल हमारे प्रति वफादार है। इसके अलावा साधना में अपनी प्रतिभा और शक्ति के साथ साथ अपनी कड़ी मेहनत के कारण वह 3 साल पहले पृथ्वी संत गुरु बन गया। किन शियाओ ने जियान चेन से धीमी आवाज में बात की, उसके चेहरे पर अत्यधिक प्रशंसा का भाव था। इसके साथ ही तियानकिन कबीले ने अंतरिक्ष द्वार पार कर लिया। जैसे ही जियान चेन ने उस पार कदम रखा, उसे केवल एक अदृश्य सुरक्षात्मक ऊर्जा की परत का आभास हुआ जो उसे दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही घेर लेती थी। वह एक घने जंगल में प्रकट हुआ जहां पहले से ही सैकड़ों लोग एकत्रित थे। वे सबसे पहले स्पेस गेट से होकर गुजरे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में स्पेस गेट जैसी कोई रहस्यमयी चीज होगी। इस स्पेस गेट को बनाने वाले असाधारण विशेषज्ञ ने आखिर कौन कौन से अद्भुत तरीके अपनाए होंगे। जियान चेन ने प्रशंसा से आह भरी। वह भी इस मुकाम तक पहुंचने की दिली इच्छा रखता था और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह भी इस स्तर तक पहुंच जाएगा। चलो चलें, भाड़े के सैनिकों का शहर हमारे ठीक सामने है। सभी के आने का इंतजार करने के बाद ग्रैंड एल्डर समूह को जंगल से बाहर ले गए। चूंकि जादुई जीवों को स्पेस गेट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सभी केवल पैदल ही चल सकते थे। इसके बावजूद उनकी गति काफी तेज थी। जंगल बहुत बड़ा नहीं था। जब वे जंगल से बाहर निकले तो एक मैदान में पहुंचे जहां जियान चेन के समूह जैसे कई लोग भाड़े के सैनिकों के शहर की ओर जा रहे थे। बीच बीच में जादुई जानवरों पर सवार कुछ अन्य समूह भी गुजरते थे जिससे धूल उड़ती थी। कुछ अन्य लोग भी उड़ने वाले जादुई जानवरों पर सवार होकर आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा जियान चेन के समूह के तियानकिन कबीले से पहली बार निकलने के समय था। उनके सफर में अब एकमात्र अंतर यह था कि वे उड़ने के बजाय पैदल चल रहे थे। रास्ते में तियान जुओ लगातार ठंडेपन से जियान चेन की पीठ को घूरता रहा। अगर उसे ग्रैंड एल्डर की चिंता न होती तो तियान जुओ शायद उस पर हमला कर देता। जियान चेन द्वारा तियान जुओ को इस तरह अनदेखा करते देख मानो उसने तियान जुओ के अस्तित्व को ही न देखा हो, तियान जुओ इतना क्रोधित हुआ कि उसके दांत साफ दिखाई देने लगे। उसके मन में सचमुच यही इच्छा थी कि जियान चेन कुछ ऐसा कहे जो उसकी बात का खंडन करे ताकि तियान जुओ उसे सबक सिखा सके। 4 घंटे बाद ग्रैंड एल्डर अंततः पूरे समूह को मर्सिनरी सिटी ले गए। मर्सिनरी सिटी एक विशाल शहर था जो बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। मर्सिनरी सिटी और अन्य शहरों में एकमात्र अंतर यह था कि यहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई भी किसी भी दिशा से शहर में प्रवेश कर सकता था। इसके बजाय शहर के चारों ओर एक विशाल सुनहरी दीवार थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी और शहर की रक्षा कर रही थी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग याद रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मर्सिनरी सिटी में लड़ाई शुरू न करें, अन्यथा आपको गंभीर दंड भुगतना पड़ेगा। शहर में कई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते, इसलिए इस एक नियम को याद रखना आपके लिए अच्छा होगा। ग्रैंड एल्डर ने अपने नेतृत्व में चल रहे समूह से सख्ती से कहा। जी हाँ महाराज, सभी पुरुषों ने आदरपूर्वक कहा। इसके साथ ही सभी लोग भाड़े के सैनिकों के शहर में प्रवेश करने लगे। हालांकि वहां कोई दीवारें नहीं थी, फिर भी शहर का आंतरिक भाग अन्य शहरों से बहुत अलग नहीं था, जहां जगह जगह कई दुकानें और सराय एक साथ सटी हुई थीं। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा लगभग 6 महीने बाद शुरू होना था, इसलिए तियानकिन कबीले ने एक सराय में अस्थायी रूप से रहने का ठिकाना बना लिया था। अगले दिन किन शियाओ, जियान चेन और मिंग डोंग तीनों शहर में घूमने निकल गए। दूसरे दिन ही महापुरुष गायब हो गए, ठीक वैसे ही जैसे दाजोह साम्राज्य के शाही महल में लौटने पर वे गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए, लेकिन उन्होंने किसी को भी कहीं भी जाने से नहीं रोका था। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे भाड़े के सैनिकों के शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर सराय पुरुषों से पूरी तरह भर गई थी और शहर के बाहर भी कई तंबू लगाए गए थे। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। उस सुबह तड़के ग्रैंड एल्डर एक बार फिर तियानकिन कबीले के सामने प्रकट हुए और समूह को मर्सिनरी सिटी के केंद्र में ले गए। मिंग डोंग, अगले कुछ दिन आराम करो और सावधान रहना, जियान चेन ने जाते हुए मिंग डोंग को आवाज दी। मिंग डोंग ने सिर हिलाया और फिर उसके कंधों पर थपथपाते हुए कहा, मैं समझ गया, ध्यान रखना कि तुम सुरक्षित वापस आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बड़े बुजुर्ग ने मिंग डोंग की ओर मुड़कर कहा, किराए के सैनिकों का शहर बेहद सुरक्षित है। इससे सुरक्षित शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किराए के सैनिकों के शहर में लड़ाई शुरू मत करना, वरना कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं बड़े व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिंग डोंग ने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े। समूह जल्दी ही भाड़े के सैनिकों के शहर के केंद्र में पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा चौक था, लेकिन पहले से ही इतनी भीड़ से भरा हुआ था कि गिनती करना मुश्किल था। जियान चेन का अनुमान था कि वहां कम से कम 1 लाख लोग होंगे। बीच में 50 मीटर ऊंचा एक टावर था जिस पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सजीव और यथार्थवादी मूर्ति बनी हुई थी। उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था जिससे ऐसा लगता था मानो किसी असली व्यक्ति को पत्थर में बदल दिया गया हो। उसकी उंगली दूर क्षितिज की ओर इशारा कर रही थी, मानो आकाश को भेदने की कोशिश कर रही हो। मूर्ति के चारों ओर का पूरा इलाका, जिसमें काफी संख्या में बुजुर्ग और साथ ही असाधारण व्यक्तित्व वाले कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष मूर्ति को बड़े सम्मान और थोड़े से भय के भाव से देख रहे थे। क्या यह मूर्ति भाड़े के सैनिकों के शहर के संस्थापक की हो सकती है? मैंने सुना है कि संस्थापक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्हें स्वर्ग के साक्षात देवताओं में शुमार माना जाता था। कहा जाता था कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से वे कई वर्षों से लापता हैं। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जब तियान युआन महाद्वीप पर अराजकता का युग आया तो सैकड़ों जातियों से लड़ते हुए मानवता विलुप्त होने के कगार पर थी।
लेकिन जब मानवता का अंत निकट था, तभी एक असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने उन सभी जातियों के विशेषज्ञों से युद्ध किया। अंततः मानवता के शत्रुओं को खदेड़ दिया गया और इस प्रकार महाद्वीप के मनुष्य बच गए। इस उद्धारकर्ता ने फिर भाड़े के सैनिकों का शहर स्थापित किया और महाद्वीप में भाड़े के सैनिकों के विकास को गति दी। प्राचीन अभिलेखों में यह भी कहा गया है कि भाड़े के सैनिकों के शहर के संस्थापक का नाम मुयुनटियन था। उन्हें अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। उनके बारे में बाद के कोई अभिलेख नहीं मिलते, संभवतः वे इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। मुयुनटियन के युग को अब 1 लाख साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम नहीं है। ये खेदजनक है कि सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाली यह प्रतिभा नियति से बच नहीं पाए। चौक में कहीं से भी बुजुर्गों को इस विषय पर चर्चा करते देखा जा सकता था। सभी बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक मूर्ति की ओर देख रहे थे और यहाँ तक कि सबसे बुजुर्ग भी इसका अपवाद नहीं थे। अध्याय 289 मिंगडोन का आह्वान। सभी को बातें करते देख जियान चेन ने भी उस विशाल मूर्ति की ओर देखा। अचानक नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग आकाश से नीचे उतरे। उनके चेहरे के हाव भाव सामान्य थे, लेकिन उनके प्रकट होते ही हवा में व्याप्त विश्व शक्ति अचानक स्थिर हो गई। अत्यधिक दबाव ने उस पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा मानो उनका दिल रुक जाएगा। जब बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए तो बाकी सभी लोग अचानक चुप हो गए और सन्नाटे में डूब गए। वह बुजुर्ग व्यक्ति हवा में तैर रहा था, स्वर्ग के संत गुरुओं के सिर से भी बहुत ऊपर खड़ा था। उसने अपनी वृद्धावस्था वाली आवाज में कहा, मैं अब घोषणा करता हूं कि भाड़े के सैनिकों का द्विशताब्दी सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। प्रत्येक प्रतिभागी को खड़ा रहना चाहिए और बाकी सभी को पीछे हट जाना चाहिए। बुजुर्ग के शब्दों के साथ ही भीड़ में अचानक हलचल सुनाई दी, क्योंकि नियमों के अनुसार निर्धारित आयु से अधिक उम्र के पुरुष तुरंत वहां से हटने लगे। जियान चेन, अपना ख्याल रखना, मिंगडोंग ने जियान चेन से कहा और फिर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। लोगों की संख्या कम होने के बावजूद अभी भी कई दसियों हजार लोग मौजूद थे। अपने सामने मौजूद समूह को कम होते देख बुजुर्ग ने एक बार फिर कहा, किराए के सैनिकों की सभा में 50 वर्ष से कम आयु के लोग ही भाग ले सकते हैं। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति इसमें शामिल होने का प्रयास करता है तो उसे सुरक्षा घेरे से कठोर दंड भुगतना पड़ेगा और उसका नाश कर दिया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग अभी चले जाएं। यह आपकी अंतिम चेतावनी है। इसके बाद सैकड़ों लोग असंतोष के भावों के साथ धीरे धीरे समूह से अलग हो गए। जब बचे हुए सभी लोग चले गए तो बुजुर्ग ने अपनी आस्तीनें लहराईं, जिससे सैकड़ों काले टोकन नीचे मौजूद हजारों लोगों की ओर उड़ गए। जियान चेन ने उड़कर उसकी ओर गिरे एक टोकन को पकड़ लिया। वह टोकन उसकी हथेली के आकार का था और किसी अज्ञात पदार्थ से बना था। वह सामान्य रूप से कठोर था और आसानी से टूटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसमें एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। बुजुर्ग ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, यह आदेश चिन्ह है। पहली प्रतियोगिता एक विशेष क्षेत्र में होगी जहां विश्व द्वार खुलने के बाद आपको भेजा जाएगा। उस वर्ष के बाद चिन्ह रखने वाले शीर्ष 500 लोग ही योग्य होंगे। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर हवा में कहा, ईश्वर विश्व द्वार खोलें। विश्व का सार एक बार फिर मृत्यु के समान स्थिर हो गया और अचानक सभी लोग गतिहीन हो गए, यहाँ तक कि लोगों की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक आकाश से भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, जिसने आसपास के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी को केवल हवा में ऊर्जा के मुड़ने के पहले संकेत ही दिखाई दिए और 2 क्षणों में ही तेजी से फैलते हुए अंतरिक्ष से एक तेज बहुरंगी प्रकाश दिखाई दिया। देखते ही देखते 100 मीटर चौड़ा एक छेद दिखाई दिया, जिसके भीतर एक विशाल स्थान था जो पूरी तरह से अव्यवस्थित था। सबके हाथों में मौजूद घोर अंधकार में टोकन अचानक एक गहरी रोशनी से चमकने लगा और फिर उन सभी को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे वे हवा में ऊपर उठकर छेद की ओर चले गए। अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और आसमान में आई दरार के पास खड़े लोगों में से एक उनकी आंखों के सामने तेजी से पिघलने लगा। कुछ ही समय में उनके शरीर का एक भी निशान बाकी नहीं बचा। 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को विश्व द्वार के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा और वे इस संसार से विलीन हो जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष से कम आयु वालों को बिना किसी समस्या के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तैरते हुए बुजुर्ग ने कहा। कई पुरुष डर के मारे हवा में छटपटाने लगे। मैं हार मानता हूँ, मैं अब और भाग नहीं लेना चाहता। दुर्भाग्यवश उनके शरीर को घेरने वाली ऊर्जा के कारण वे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहे थे। वे असहाय होकर केवल छेद की ओर ही ऊपर उठते रहे। मैंने तुम्हें पहले भी मौका दिया था, वह अवसर अब लगभग बीत चुका है। बुजुर्ग ने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। एक और दर्दनाक चीख सुनाई दी, क्योंकि वह व्यक्ति अंदर से जलकर राख हो रहा था। पल भर में उसका शरीर हवा में बिखर गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया हमें जाने दीजिए, कृपया, मैं अब भाग नहीं लेना चाहती। 50 वर्ष से अधिक आयु के कुछ पुरुषों ने भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश की और तुरंत माफी मांगने लगे। बुजुर्ग ने अधीरता भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। हाथ के इशारे से ऊर्जा के गोले आकाश में बने छेद की ओर तेजी से बढ़ने लगे। भय की कई चीखों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग तुरंत जलकर राख हो गए और फिर वह राख भी जलकर राख हो गई। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया और 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग पहले ही वहां से चले गए थे, उन्होंने मन ही मन खुशी मनाई। उसके बाद जो लोग वहां बचे थे वे सभी धीरे धीरे गड्ढे में समाकर आंखों से ओझल होने लगे। मुझे जाने दो, मैं भाग लेना चाहता हूँ। अचानक समूह के पीछे से एक आवाज सुनाई दी और मिंगडोंग तैरते हुए बुजुर्ग की ओर विनती भरी नजर से देखते हुए ऊपर की ओर बढ़ते समूह की ओर दौड़ पड़ा। वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें मिंगडोंग पर इस तरह टिकी थी मानो वह कोई मूर्ख हो। टोकनों का वितरण पहले ही पूरा हो चुका था और समूह प्रतियोगिता शुरू करने के लिए उस अराजक वातावरण में गायब हो रहा था। भला बड़े अधिकारी के पास एक अकेले व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए रुकने का क्या कारण हो सकता था? अभी भी हवा में ऊपर उठते हुए जियान चेन ने आश्चर्य भरी नजरों से मिंगडोंग की ओर देखा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिंगडोंग अचानक भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में शामिल होना क्यों चाहता है। तैरते हुए बुजुर्ग ने मिंगडोंग को देखते हुए झुंझलाहट से अपनी भौहें सिकुड़ी। जैसे ही वह उसे विदा करने वाले थे, अचानक उनके चेहरे के भाव में बदलाव आया और एक काला टोकन मिंगडोंग के हाथ की ओर बढ़ा। तो अंदर आ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। पलक झपकते ही बड़े व्यक्ति का मिंगडोंग के प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उनकी आवाज़ पहले की तरह ठंडी नहीं थी, बल्कि अब वह कहीं अधिक गर्मजोशी से भरी थी। जो लोग उस बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे सभी उसे देखकर सदमे से अपना मुंह खुला छोड़ गए। लगता है ये युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा। जियान चेन भी चौंक कर देख रहा था जब उसने मिंगडोंग को उनके पीछे हवा में उठते हुए देखा। उसके मन में उलझन थी और वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। बड़े गुरु के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे कि विश्व द्वार पार करने के बाद सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। मिंगडोंग एक प्रथम महान संत गुरु है, इसलिए उसे जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा वह बेहद भयावह होगा। भले ही वे साथ हों, जियान चेन उसकी रक्षा करने में असमर्थ होगा। जियान चेन के हाथ में मौजूद टोकन उसे छेद से होते हुए एक घने जंगल के बीचों बीच ले गया। जियान चेन जिधर भी देखता उसे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। अचानक आसमान से कई धुंधली आकृतियां उसके बगल में तेजी से नीचे आती हुई दिखाई दी। अपने ठीक बगल में किसे देखकर जियान चेन मुस्कुरा उठा। मिंगडोंग, तो तुम हो। कितना अच्छा है कि तुम मेरे ठीक बगल में हो। उसके बगल में आकर गिरने वाला व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से मिंगडोंग था। अचानक आई उस चीख से मानो चौंककर उसने तुरंत ही लड़ने की तैयारी में अपना पवित्र हथियार निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपने हथियार को संभालते हुए कहा, जियान चेन, तो तुम हो। बहुत बढ़िया, हम दोनों मिलकर जरूर आगे बढ़ेंगे। अरे मिंगडोंग, क्या तुम भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने के खिलाफ नहीं थे? अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? उस शक्तिशाली बुजुर्ग ने तुम्हें भी अप्रत्याशित रूप से प्रवेश की अनुमति दे दी। जियान चेन के चेहरे पर कुछ उलझन थी। ये सुनकर मिंगडोंग का चेहरा एकदम भावहीन हो गया। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने अचानक भाग लेने का फैसला क्यों किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे यहाँ बुला रहा हो और यह एहसास धीरे धीरे बढ़ता ही गया। अंत में मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया। क्या तुम्हें किसी के बुलाने का आभास हुआ? तो क्या तुम्हें अभी भी वह आभास हो रहा है? जियान चेन इस अजीब घटनाक्रम को देखकर हैरान रह गया। मिंगडोंग ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे अभी भी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तीव्रता पहले से बहुत कम है। जियान चेन ने सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉल कहाँ से आ रही है? पूरब से, मिंगडोंग ने इशारा किया। जियान चेन ने मिंगडोंग के बताए रास्ते की ओर देखते हुए गहरी नजर डाली। तो चलिए वहीं चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आपको क्या बुला रहा है। इतना कहकर जियान चेन और मिंगडोंग पूरब की ओर चल पड़े। जियान चेन और मिंगडोंग जिस स्थान पर थे वह एक अलग थलग पर्वतीय श्रृंखला थी, जिसका वातावरण भयावह था क्योंकि वहां कई जहरीले कीड़े और सांप पाए जा सकते थे। अचानक मिंगडोंग का शरीर धरती में धंस गया। वह अनजाने में एक मुश्किल से दिखाई देने वाले दलदली इलाके में पहुंच गया था। मिंगडोंग ने दलदल पर हाथ पटका ताकि वह उड़ सके, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, अचानक उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। किसी चीज ने मेरे पैर पर काट लिया है, मेरी मदद करो। अत्यंत भयभीत होकर जियान चेन ने तुरंत मिंगडोंग के कंधों को पकड़ लिया। मिंगडोंग तुरंत हवा में उछल गया और उसी समय जियान चेन के सिर के बराबर मोटा एक विषैला सांप उसके पीछे पीछे आया और अपने दोनों नुकीले दांतों से मिंगडोंग के पैरों को जकड़ लिया। जियान चेन की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली। एक झटके में ही उसने सांप को कई टुकड़ों में काट दिया, जिससे नीचे खून की बारिश होने लगी। जियान चेन ने मिंगडोंग को आसमान से गिरते हुए पकड़ लिया। हालांकि सांप उससे अलग हो गया था, लेकिन सांप का सिर अभी भी मिंगडोंग के पैरों से जुड़ा हुआ था। हाथ के एक और इशारे से उसके हाथ में मौजूद तलवार एक बार फिर चमकी और सांप के सिर को दो टुकड़ों में काट दिया। जहां सांप ने काटा था वहां जहर पहले ही मिंगडोंग के घाव में प्रवेश कर चुका था, जिससे आसपास का क्षेत्र नीला पड़ गया और तेजी से फैलने लगा। मिंगडोंग ने अपने स्पेस बेल्ट से एक सफेद बोतल निकाली और उसके आसपास के क्षेत्र में छिड़कते हुए बुदबुदाया, अच्छा हुआ कि मैंने वालोरेंट शहर से कुछ विषनाशक खरीद लिया। इस प्रकार का विषनाशक पूरे महाद्वीप में काफी प्रसिद्ध है, जो सैकड़ों विषों का इलाज कर सकता है। इसकी एकमात्र कमी इसकी कीमत है। जियान चेन ने मिंगडोंग के पैर पर लगे घाव को देखा और पूछा, तो क्या तुम चल पाओगे? जहर का इलाज करने के बाद मिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पैर हिलाए और कहा, अच्छा हुआ कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सावधान रहना, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि इस जगह में क्या है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनसे हमें मिलना बाकी है, जियान चेन ने कहा। एक पल रुको। मिंगडोंग सांप के शव के पास गया और उसे चीर कर खोला। उसमें से एक विशालकाय अंग निकालते हुए वह हंसा, इस तरह की चीज को फेंकना नहीं चाहिए, वरना पैसे की बर्बादी होगी। जियान चेन अपनी हंसी नहीं रोक सका। सांप तो केवल तीसरे स्तर का था, इसलिए तीसरे स्तर के मॉन्स्टर कोर को उसने कभी मूल्यवान नहीं समझा था। इस भयावह अनुभव के बाद दोनों ने सावधानी से अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि वे बेहद सतर्क थे, फिर भी इलाके के छिपे हुए खतरे उन्हें लगातार चौंकाते रहे। जो इलाके ठोस जमीन प्रतीत होते थे वे दलदल निकले जो रेतीले पानी की तरह काम करते थे। जियान चेन भी कई बार इसका शिकार हो चुका था, लेकिन वह हर बार जल्दी से बच निकलने में कामयाब रहा। पर्वतीय श्रृंखला में उनका सामना कुछ जादुई जीवों से हुआ। उनमें से अधिकतर तीसरे या चौथे दर्जे के जादुई जीव थे और उनमें से अधिकांश काफी विषैले थे। जियान चेन और मिंगडोंग लगभग आधा दिन तक आगे बढ़ते रहे, फिर अचानक जियान चेन रुक गया। हलचल की प्रतीक्षा करते हुए उसके कान कांपने लगे। कुछ देर बाद जियान चेन मुस्कुराया और बोला, आधे दिन चलने के बाद आखिरकार हमें एक और इंसान मिल ही गया।
इतनी बड़ी जगह में लाखों लोगों के होते हुए भी हमें एक इंसान को देखने में इतना समय लग गया, ये तो वाकई अजीब बात है। जियान चेन, क्या आसपास कोई है? मिंग डोंग ने आश्चर्य से जियान चेन की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का भाव भी था। जियान चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति है। आवाज़ों से लग रहा है कि वह हमारी तरफ आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो कितना शक्तिशाली है? अगर वो पृथ्वी संत गुरु है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिंग डोंग के चेहरे पर अब गंभीरता छाई हुई थी। जियान चेन ने लापरवाही से मिंग डोंग के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो। 50 वर्ष से कम आयु के पृथ्वी संत मास्टर्स की संख्या बहुत कम है। भला किसी एक से मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है? चलो चलते हैं, देखते हैं कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है और हम उसका टोकन कैसे प्राप्त करेंगे। अध्याय 290, सच्ची तलवार ची। जियान चेन और मिंग डोंग चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद वे उस दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह व्यक्ति लंबा लेकिन दुबला पतला, अधेड़ उम्र का लग रहा था, जो पूरी तरह से गंदा और दयनीय दिख रहा था। पेड़ की शाखाओं ने उसके कपड़ों को काट दिया था, जिससे नीचे के खून से सने खरोंच दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से उसने वातावरण से बहुत कष्ट सहा था। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस की तो वह तुरंत सतर्क हो गया। अगले ही पल उसने अपना पवित्र हथियार निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़े दोनों लोग मात्र युवक हैं, उसकी सतर्कता तुरंत कम हो गई। हाँ, आधे दिन बाद आखिरकार मुझे लोग मिल ही गए। सच कहूँ तो ये जगह इतनी बड़ी है कि आधे दिन चलने के बाद भी मुझे कोई और नहीं मिला। ऐसी जगह बनाने के लिए किसी को कितना ताकतवर होना पड़ता होगा। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार लहराई। उसका चेहरा उतर गया था और उसकी आंखें जियान चेन और मिंग डोंग को एक अजीब सी चमक से घूर रही थीं। जियान चेन भी हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही, ये जगह वाकई बहुत बड़ी है। आधे दिन पैदल चलने के बाद आखिरकार हमें एक अकेला व्यक्ति मिला। लगता है हमारा मिलना तय था। मेरे प्यारे भाइयों, आपका नाम क्या है? वह व्यक्ति मासूमियत से मुस्कुराने लगा। चूंकि हम पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए महाराज को अपना नाम बताना असुविधाजनक होगा। जियान चेन हंसा। ठीक है, उस आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया। जियान चेन और मिंग डोंग को देखते हुए उसने कहा, किराए के सैनिकों का ये जमावड़ा रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। यहाँ कई छिपे हुए खतरे हैं। खासकर 2 नौजवानों के लिए तो ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। बेशक तुम्हारे पास जो 2 टोकन हैं वे तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। क्यों न तुम उन्हें मुझे सौंप दो ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकूं। इतना कहकर वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी तलवार उठाकर जियान चेन और मिंग डोंग की ओर चलने लगा। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए अपने स्पेस रिंग से टोकन निकाला। उसे लहराते हुए जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें इसे लेना ही होगा। जियान चेन के हाथ में टोकन प्रकट होते देख उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत जियान चेन के हाथ की ओर देखा और उसकी उंगली पर सजी स्पेस रिंग को देखा। एक अंतरिक्ष वलय। वह व्यक्ति हैरानी से चिल्ला उठा। गंभीर होते हुए उसकी आंखों में छिपी हुई तीव्र लालसा को छुपाना मुश्किल था। नहीं छोटे भाई, तुम्हारे पास जो स्पेस रिंग है वो भी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। क्यों न तुम स्पेस रिंग और टोकन दोनों मुझे सौंप दो। मैं इन दोनों की रक्षा करूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं इनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। इतना ही नहीं, इससे तुम्हारी जान को एक खतरा कम हो जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सामने मौजूद दोनों इनामों को देखकर उसकी आवाज़ भी कांपने लगी। उसके लिए जियान चेन और मिंग डोंग दोनों अपनी उम्र के कारण आसान शिकार थे। चाहे वे दोनों कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उसने उन्हें पकड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। जियान चेन अनजाने में हंस पड़ा। फिर उसने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर व्यंग्य से कहा, तुम तो अपनी बातों से 3 साल के बच्चे को भी धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं। मिंग डोंग ने जियान चेन के बगल से उसे कोसते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाइयों, मैं तो बस आपके भले के बारे में सोच रहा था। ये चीज़ें आपके लिए सुरक्षित नहीं हैं। इतना कहकर वह आदमी और करीब आ गया। अब वह 10 मीटर दूर था। उसके हाथ में विशाल तलवार थी जिससे ऊर्जा निकलने लगी और वह हमले की तैयारी करने लगा। जियान चेन ने उस आदमी को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। वह तो बस एक शिखर महान संत गुरु था, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सामान मेरे हाथ में है, अगर आप में क्षमता है तो आकर ले जाए। हंसते हुए उस आदमी की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तो लगता है तुम दोनों बड़े जिद्दी हो। तो मुझे आने दो और इन्हें ले जाने दो। उसके हाथ में मौजूद पवित्र हथियार तेजी से हिलने लगा और जियान चेन के दिल की ओर बढ़ा। उसका इरादा बिना किसी पछतावे या संकोच के जान से मारने का था। जैसे ही जियान चेन के हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड प्रकट हुई, उसके भीतर से थोड़ी सी घातक भावना झलक उठी। अगले ही पल तलवार पलक झपकते ही गायब हो गई और एक जोरदार धातुई ध्वनि के साथ दूसरे व्यक्ति के सेंट वेपन को तोड़ दिया। अपने पवित्र हथियार के टूट जाने के बाद उस व्यक्ति ने मुंह से खून थूका और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन ने एक ही प्रहार में उसके पवित्र हथियार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। यह उस व्यक्ति के दांत्यान को अपंग करने के बराबर था, जिससे उसकी सारी साधना शक्ति नष्ट हो गई और उसके शरीर को भी भारी क्षति पहुंची। ये कैसे मुमकिन है? अपने पवित्र हथियार के टूटे हुए टुकड़े देखकर उस आदमी का चेहरा सदमे से भर गया। ये बहुत ही जबरदस्त ताकत थी जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। और उसके पवित्र हथियार को तोड़ने वाला सिर्फ 20 साल का एक युवक था। जियान चेन के बगल में खड़ा मिंग डोंग भी अविश्वास से भर गया। जियान चेन को एक शिखर महान संत गुरु की तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ते देखना उसके लिए बेहद भयावह था। तुम इतनी कम उम्र में इतनी ताकत कैसे पा सकते हो? क्या तुम भेस बदले हुए भेड़िए हो?
उस आदमी ने जियान चेन को घृणा भरी निगाहों से देखा, मानो उसका ये काम अनुचित था, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज़ कमजोर होती गई। हम भेस बदलकर नहीं छिपे हैं, ये सब तुम्हारी करतूतों का नतीजा है। जियान चेन हंसा, फिर उस आदमी के पास जाकर बोला, अपना सामान तुरंत बाहर निकालो, इससे तुम्हें कम से कम जीने का मौका तो मिलेगा, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अपने पवित्र हथियार के टूटे हुए हिस्सों को देखते ही उस आदमी के मुंह से खून टपकने लगा। पछतावे से भरे चेहरे के साथ उसने धीरे से अपनी स्पेस बेल्ट निकाली और उसे एक तरफ रख दिया। जियान चेन ने अपनी तलवार से अंतरिक्ष बेल्ट को कुरेदा और फिर उसके भीतर से टोकन निकाल लिया। उसे वहां कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं दिखी, जिससे ये पुष्टि हो गई कि वह व्यक्ति वास्तव में गरीब था। निराशा से सिर हिलाते हुए जियान चेन ने स्पेस बेल्ट को फर्श पर फेंक दिया और मिंगडोंग के साथ वहां से चला गया। जियान चेन, तुम अब कितने शक्तिशाली हो गए हो कि एक महान संत गुरु के संत हथियार को एक ही प्रहार में तोड़ सकते हो। ये तो केवल एक पृथ्वी संत गुरु ही कर सकते हैं। अब रास्ते में मिंगडोंग ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो वह इतने लंबे समय से अपने मन में दबाए हुए था। जियान चेन हंसते हुए बोला, जब मैं कुछ समय के लिए तियानकिन कबीले से अलग हुआ था, तब मैंने प्रथम चक्र पृथ्वी संत मास्टर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। क्या तुमने तो पहले ही कामयाबी हासिल कर ली? मिंगडोंग ने हैरानी से पूछा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक पृथ्वी संत गुरु बनना एक महान संत गुरु द्वारा मृत्यु को जोखिम में डालकर पार जाने का परिणाम होता है। पृथ्वी संत गुरु बनने की सफलता दर केवल 10% थी, लेकिन इस युवक ने किसी तरह इसे हासिल कर लिया था। जियान चेन की उम्र 25 साल भी नहीं हुई थी और वह पृथ्वी संत गुरु बन गया था। यह सचमुच एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अगर यह खबर फैलती तो यकीनन बहुत बड़ा सदमा लगता। उसके बोलने के बाद मिंगडोंग उलझन में पड़ गया और उसने पूछा, प्रथम चक्र पृथ्वी संत गुरु होने का क्या अर्थ है? उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी संत गुरुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। जियान चेन ने समझाना शुरू किया, पृथ्वी संत मास्टर तक के संतों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, मध्य और शिखर। जैसे ही कोई पृथ्वी संत मास्टर बनता है, वर्गीकरण बदल जाता है। इसके 6 अलग अलग भाग हैं। सबसे निचला वर्ग प्रथम चक्र है, जबकि सबसे शक्तिशाली वर्ग छठा चक्र है। मिंगडोंग ने समझदारी से देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि पृथ्वी संत मास्टर्स को भी इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। अचानक मिंगडोंग के मन में एक विचार आया, जियान चेन, आखिर तुम्हारे पास कौन सा गुण है? ये सुनकर जियान चेन के हाथ में तुरंत ही प्रकाश पवन तलवार प्रकट हो गई और उसने उसकी चमक दिखाई। प्रकाश पवन तलवार से एक धुंधली चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी जो लगातार आकाश में चमकती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह तलवार ऊर्जा से एक अत्यंत तेज तलवार बना रही हो, और जैसे ही तलवार ऊर्जा ने मिंगडोंग के शरीर को छुआ, उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों तलवारें उसे काट रही हों, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। मेरी संत शक्ति में कोई विशेषता नहीं है, ये सब शुद्ध तलवार ऊर्जा है, जियान चेन ने कहा। तलवार ऊर्जा कोई दुर्लभ चीज नहीं थी, लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। ये तलवार की संत शक्ति के बराबर थी और इसमें इतनी जबरदस्त मारक क्षमता थी कि यह लंबी दूरी से हमला कर सकती थी। तलवार की वास्तविक ऊर्जा ऐसी ही दिखती थी। बहुतों के पास जो ऊर्जा थी वह केवल तलवार द्वारा उत्पन्न ऊर्जा थी, इसलिए उसे तलवार की ऊर्जा कहना उचित नहीं था, उसे केवल ऊर्जा ही कहा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऊर्जा न तो पर्याप्त शक्तिशाली थी और न ही उसमें तलवार की ऊर्जा जैसी तीक्ष्णता थी। जियान चेन की तलवार ऊर्जा अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण, तीव्र और अत्यंत शक्तिशाली थी। वास्तविक तलवार ऊर्जा कृत्रिम ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक दूरी तक प्रहार कर सकती थी। इसके अलावा वास्तविक तलवार ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि कोई व्यक्ति अपनी उंगली से ही पेड़ या चट्टान को काट सकता था। जियान चेन को पता नहीं था कि कब उसकी संत शक्ति ने उसकी ऊर्जा को वास्तविक तलवार शक्ति में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। यह एक जन्मजात गुण प्रतीत होता था। इसका श्रेय केवल उसके भीतर मौजूद तलवार आत्माओं को ही दिया जा सकता था। तलवार की ऊर्जा की मात्रा कितनी प्रबल है, यह बाकियों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगा मानो यह अग्निसंत बल के हमले जितनी शक्तिशाली हो। मिंगडोंग हौंकते हुए बोला। दोनों लगभग 4 घंटे तक बातें करते रहे और जंगल में घूमते हुए एक हालिया युद्धस्थल पर पहुंच गए। जमीन खून से लथपथ थी और पास ही 2 लाशें पड़ी थीं जिन पर गहरे जख्म थे। जख्मों से पता चलता था कि ये सब इंसानों ने किया था, और कुछ ही दूरी पर उनके स्पेस बेल्ट मौजूद थे। मिंगडोंग ने उनके स्पेस बेल्ट्स को देखते हुए कहा, उनके टोकन यहाँ नहीं है, बस कुछ चीजें हैं। इनमें कुछ भी मूल्यवान नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी और ने इन्हें पहले ही ले लिया है। अपने चारों ओर देखते हुए जियान चेन ने देखा कि कई कदमों की आहट एक ही दिशा में जा रही थी। चलिए पहले ये पता लगाना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि आखिर आपको क्या बुला रहा है। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि जो भी आपको बुला रहा है वह किसी अच्छी बात के लिए है। जियान चेन ने कहा, ठीक है, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि आखिर मुझे कौन बुला रहा था। सोचो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और यहाँ आ गया। मिंगडोंग ने उत्सुकता से कहा। एज की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।